सुबह का समय था। हिमाचल प्रदेश के सबसे मानवी को एहसास नहीं था कि वो इस वक्त एक माफिया की बाहों में थी। वो धीरे धीरे खिसकते हुए अभय के बिल्कुल करीब आ गई थी। उसे लग रहा था कि ये वही है, उसका टेडी। उसने अपना सिर अभय के सीने पर रख दिया था और हाथ उसके सेंसिटिव पार्ट्स पर रख दिए थे। अभय हैरान था, इस लड़की ने अभी अभी क्या किया था। उसकी पूरी बॉडी रिएक्ट कर रही थी। उसने इससे पहले ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। ये सब उसके लिए बहुत नया था, जैसे उसने ये पहली बार फील किया हो। अभय की आंखों में धीरे धीरे नशा छाने लगा था। उसे लग रहा था कि वो मानवी को अभी पा ले, लेकिन ये गलत होता। जबरदस्ती करके वो मानवी को नहीं पा सकता था। मानवी उसके दिल के अंदर तक उतर चुकी थी। वो लड़की उसकी बाहों में सो रही थी। अभय प्यार से उसके बालों को सहला रहा था और बार बार उसके माथे को चूम रहा था। अभय अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे दीवाने की तरह उसके घर तक चला आया था। इन 2 दिनों में उसने वो सब कर लिया था जो शायद कोई आवारा आशिक करता होगा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बस मानवी को देखे जा रहा था, जैसे अगर पलकें झपकाई तो वो गायब हो जाएगी। मानवी इन सब चीजों से बिल्कुल अनजान थी और गहरी नींद में सो रही थी। अगली सुबह जब मानवी की आंख खुली तो वो काफी खुश नजर आ रही थी। उसने अंगड़ाई ली, आंखें खोली और कमरे की तरफ देखकर कहा, क्या कमाल की नींद आई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सपनों की दुनिया में खो गई थी। मानवी को नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद था, खास तौर पर लव स्टोरी और फैंटेसी। उसे लग रहा था जैसे वो कल किसी की बाहों में थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो वाकई किसी की बाहों में थी। उसे लग रहा था वो सब बस एक सपना था। तभी उसकी नजर अपने टेडी पर पड़ी जो जमीन पर गिरा हुआ था। उसने हैरानी से कहा, मेरा प्यारा टेडी वहां कैसे गया? वो सोचने लगी, मुझे तो लगा मैंने रात भर इसे अपनी बाहों में रखा था। क्या मैं सोते वक्त इसे गिरा बैठी? उसने टेडी को उठाया और गले लगाते हुए कहा, आई एम सॉरी टेडी, तुम्हें पता है ना मैं थोड़ी बेवकूफ हूँ। हर रात कितनी अच्छी नींद आई थी। वो खुद से बातें कर रही थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि अगर इस वक्त अभय उसे टेडी को इस तरह गले लगाते हुए देख लेता तो वो शायद उस टेडी की भी जान ले लेता। अभय मानवी के लिए इतना पागल हो चुका था कि वो सुबह तभी वहां से गया जब उसे लगा कि अब मानवी उठने वाली है। उसे सिंह परिवार से कोई डर नहीं था। वो एक झटके में मानवी को उठाकर ले जा सकता था, लेकिन वो उसे प्यार से पाना चाहता था, ना कि जबरदस्ती करके। तभी मानवी की नजर घड़ी पर गई। अभी सिर्फ सुबह के 7 बजे थे। वो चौंकी, अरे मैं इतनी जल्दी कैसे उठ गई? अपने बालों को पीछे झटकते हुए वो मुस्कुराई और बोली, आज तो मम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं होगा। मन्नू कितनी अच्छी है, 7 बजे उठ गई। कॉलेज तो 9 बजे जाना था, मतलब अभी 2 घंटे थे। वो खुद से बातें करती हुई बाथरूम की तरफ बढ़ गई। चलो आज कुछ अच्छा खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीचे सिंह परिवार सुबह की चाय का मजा ले रहा था। चंद्रिका जी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, जिसे उनकी सास और पति दोनों महसूस कर सकते थे। पर सच ये था कि वे चुप रहना ही बेहतर समझते थे, क्योंकि उनके पोते भी वहीं बैठे थे। चिराग, जो अभी अपने कॉन्सर्ट से लौटा था, वो भी वहां बैठा था। वो म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करता था और हाल ही में एक सिंगर के साथ आउट ऑफ टाउन गया हुआ था। उस सिंगर से उसकी अच्छी दोस्ती थी और इसी वजह से वो कई बार उसके साथ प्रोजेक्ट्स पर जाता था। चिराग तरुण को अपनी ट्रिप के बारे में बता रहा था, तभी उसकी नजर अपनी माँ पर गई। वो उनकी तरफ देखते हुए बोला, क्या कोई परेशानी है? अब काफी चुप लग रही हैं। चंद्रिका जी थोड़ी खोई हुई सी थी। उन्होंने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मुझे मानवी की चिंता हो रही है। उसे कॉलेज नहीं भेजना चाहिए था, दुनिया के सामने उसका सच आ जाएगा। वो इतना ही कह पाई थी कि उनकी सास ने जल्दी से उनका हाथ थाम लिया। वो जानती थी कि चंद्रिका अपनी उदासी में कहीं सब कुछ ना कह दी। तरुण और चिराग दोनों थोड़ा चौंके, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तरुण ने थोड़ा नाराज होकर कहा, मॉम, वो कोई खिलौना नहीं है जिसे घर पर बंद करके रखा जाए। उसे पढ़ाई करनी थी, आपने हमेशा उसे इस तरह छुपा कर रखा है। हमें कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या आपको उससे प्यार नहीं है? आप उसे कॉलेज क्यों नहीं भेजना चाहती थी? आप जानती है ना उसके सपने कितने बड़े हैं। वो ये बिजनेस की क्लासेस सिर्फ डैड के कहने पर ले रही है, वरना उसे तो पेंटिंग में अपना करियर बनाना था, लेकिन आपने साफ मना कर दिया था। आपको नहीं लगता आपने उसके साथ नाइंसाफी की है? तभी तुषार जी गुस्से में तरुण की तरफ देखकर बोले, तरुण, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? चिराग भी बीच में बोला, डैड वो सही कह रहा है। मैं और भाई हमेशा से देखते आए हैं, हमें कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं गया, लेकिन मानवी को हर बात में टोका जाता है। कमाल की बात थी कि वो सिर्फ 19 साल की थी और आज तक उसकी एक भी सहेली नहीं बनी थी। किसी ने उसे कभी बाहर जाने ही नहीं दिया। तरुण ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों? तुषार जी कुछ कहने ही वाले थे कि तभी सीढ़ियों से मानवी नीचे आती दिखी। ये थोड़ा हैरानी की बात थी, क्योंकि अभी सिर्फ 7:30 बजे थे। वो बहुत क्यूट लग रही थी। वो भागती हुई आई और अपनी माँ को गले लगा लिया। सब लोग बिल्कुल खामोश हो गए, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। चंद्रिका जी ने अपनी बेटी की ओर देखकर कहा, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई? कॉलेज के लिए तो भी टाइम है। मानवी ने उनकी गोद में सिर रखते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मेरे लिए कुछ बना दोगी? इंद्राणी जी मुस्कुराकर बोली, मन्नू मेरे पास आ जा, तेरी माँ तेरे लिए कुछ बना देगी।
मैं तुझे एक बात भी बताना चाहती हूँ, वो पड़ोस वाली आंटी की बेटी भाग गई है। चंद्रिका जी ने अपनी सास की तरफ देखा और सिर हिला दिया। उन्हें पता था कि उनकी सास बच्चों के सामने भी लोगों की बातें करने से नहीं चूकती। मानवी पूरी दिलचस्पी से ये सब सुन रही थी। इसके बाद वो चुपचाप किचन की तरफ चली गई और उनके पीछे पीछे तुषार जी भी चले गए। वो उसकी उदासी को समझते थे। वहीं इंद्राणी जी तीनों को मोहल्ले की बातें सुनाने में लगी रहीं और बाकी लोग भी मजे ले रहे थे। शायद ये उनका रोज का रूटीन था। इसी समय दिल्ली के एक सुनसान इलाके में अभय एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर था। वो एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने कुछ लोग जमीन पर खून से लथपथ पड़े थे। सुबह का वक्त था, लेकिन अभय को देखकर लगता था जैसे रात ही चल रही हो। कमरे में घूप अंधेरा था। उसके हाथ और कपड़े खून से सने हुए थे। उसका असिस्टेंट माइकल पास ही खड़ा था, जो इस बार बहुत हैरान था। सुबह जब वे लौटे थे तो अभय बहुत शांत था, लेकिन फिर एक डील के चलते उन्हें यहाँ आना पड़ा और वही पुराना खतरनाक अभय लौट आया था। माइकल ने मन ही मन सोचा, अगर मानवी उसकी जिंदगी में आ गई तो क्या वो बदल सकता है? क्या वो 9 साल पुराने हादसे को भुलाकर फिर से नॉर्मल इंसान बन सकता है? क्या वो इंसान जो कभी किसी को माफ नहीं करता था अब लोगों को माफ करेगा? क्या उसकी वो तकलीफ ठीक हो चुकी है जिसने उसे हैवान बना दिया था? अभय ने 4 लोगों की हालत सुबह सुबह खराब कर दी थी। वे लोग मौत के करीब थे और अभय ऐसे बैठा था जिसे कुछ हुआ ही नहीं। वो अपने खून से सने हाथों को कपड़े से साफ करते हुए बोला, दूसरी मीटिंग जल्दी करवाओ, मुझे कॉलेज भी जाना है। माइकल अवाक रह गया। उसका बॉस अब पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। न खुद सोता था न किसी और को सोने देता था। वहीं आज कॉलेज का दूसरा दिन था। आज सही मायनों में क्लासेस शुरू होने वाली थी और मानवी ये बात जानती थी, इसलिए उसे जल्दी जल्दी अपनी सारी किताबें बैग में रखी और सीढ़ियों से नीचे भागने लगी। अगर वो कॉलेज के लिए लेट हो जाती तो उसकी माँ से उसे खूब डांट पड़ती। आज वो जल्दी उठी थी, फिर भी कैसे लेट हो गई? यही सोचते हुए वो बड़बड़ाती नीचे की ओर भाग रही थी। तभी अचानक वो अपने छोटे भाई चिराग से टकरा गई। अपने सिर पर हाथ रखते हुए वो बोली, यहाँ दीवार कहाँ से आ गई? चिराग ने उसे घूरते हुए कहा, तुम देखकर क्यों नहीं चलती? अभी खुद भी गिर जाती और मुझे भी गिरा देती। कभी कभी सोचता हूँ जो तुमसे शादी करेगा उसका क्या होगा? मानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, शादी और मेरी? मैं कौन सा शादी करने वाली हूँ? मैं तो बड़ी होकर पेंटिंग करूंगी। एक बड़ा सा पेंटिंग हाउस खोलूंगी जहाँ मेरी पेंटिंग्स की सेल होगी। चिराग हंसते हुए बोला, बेवकूफ लड़की, उसके लिए शादी न करना कौन सा रूल है? और सिर झटकता हुआ वहाँ से चला गया। मानवी फिर जल्दी से बाहर की ओर भागी जहाँ तरुण खड़ा था। वो उसे कॉलेज छोड़ने वाला था, लेकिन चिराग की शादी वाली बात उसके दिमाग में बैठ गई थी। उसे बचपन से अपने घर में प्यार तो देखा था, भले ही उस पर रोक टोक होती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जिससे उसे शादी जैसे रिश्तों से भरोसा उठ जाए। फिर भी वो कभी तैयार नहीं थी अपने घर को छोड़कर कहीं जाने के लिए। तरुण ने घड़ी देखते हुए कहा, 9:30 हो गए। आज तो तुम पक्का लेट हो जाओगी और मुझे रोज लेट मत करवाया करो। कल से मैं डैड को कहूंगा तुम्हारे लिए ड्राइवर अरेंज कर दे। मानवी जल्दी से गाड़ी में बैठते हुए बोली, मैं थोड़ी लेट हुई हूँ, चिराग भाई ने लेट करवा दिया, वो मुझसे टकरा गए थे। तरुण ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था उसकी बहन ऐसी ही है। उसने गाड़ी स्टार्ट की और सिंह विला से बाहर निकल गया। गाड़ी रोड पर दौड़ रही थी, लेकिन दोनों ही अनजान थे कि एक ब्लैक रेंज रोवर उनकी कार के पीछे थी। उसके पीछे भी 2 और कारें थी जिनमें शायद गार्ड्स थे। मानवी को ये अंदाजा तक नहीं था कि अभय पिछले काफी वक्त से उसका इंतजार कर रहा था। क्या अभय के चंगुल से बच पाएगी मानवी? क्या है मानवी और अभय का अतीत? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में खुलेंगे अतीत के गहरे राज। बस बने रहिए हमारे साथ। मानवी कॉलेज के लिए लेट हो रही थी। वो जल्दी से गाड़ी में बैठी और बोली, मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, चिराग भाई ने देर करवा दी, वो मुझसे टकरा गए थे। तरुण ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि उसकी बहन ऐसी ही है। गाड़ी स्टार्ट हुई और सिंह विला से निकलकर रोड पर दौड़ने लगी, लेकिन दोनों को ये अंदाजा नहीं था कि एक ब्लैक रेंज रोवर उनकी गाड़ी के पीछे चल रही थी। उसके पीछे 2 और कारें भी थी जिनमें शायद गार्ड्स थे। मानवी को इसका बिल्कुल एहसास नहीं था कि अभय पिछले कई दिनों से उसका इंतजार कर रहा था। इस लड़की को देखकर उसका एक्सप्रेशन बदल जाता था। उसका जुनून बढ़ता जा रहा था। अगर उसका बस चलता तो वो अभी ही मानवी को अपना बना लेता, लेकिन वो जानता था कि ये सही वक्त नहीं है। अभी बहुत कुछ संभालना बाकी है। मानवी गाने के बोल गुनगुनाते हुए मुस्कुराकर बाहर देख रही थी। जब कार कॉलेज के बाहर आकर रुकी तो तरुण ने उसे हिदायत देते हुए कहा, जब तक मैं वापस लेने ना आऊं, कॉलेज से बाहर मत निकलना। ये इसलिए था क्योंकि मानवी को बाहर की दुनिया का ज्यादा अनुभव नहीं था। वो कभी अकेली बाहर निकली ही नहीं थी। उसे जहाँ भी जाना होता था घर का कोई न कोई सदस्य साथ होता था। काफी सारी हिदायतें सुनने के बाद मानवी हंसते हुए बोली, भाई मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, आप आ जाओगे लेने और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तरुण ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मिर्ची तुझे नहीं पता दुनिया कितनी खराब है। प्रॉमिस कर कहीं नहीं जाएगी। मैं जल्दी आ जाऊंगा वरना चिराग आ जाएगा। और हाँ, अपना फोन हमेशा ऑन रखना। अच्छा, कहती हुई मानवी जल्दी से अंदर चली गई। उसके जाने के बाद तरुण चिंता से बोला, कुछ भी सही महसूस नहीं हो रहा। मम्मी पापा ने तो इस बात को टाल दिया, लेकिन मैं नहीं टालने वाला। ये रायजादा परिवार इतना सीधा नहीं है। तरुण को कुछ न कुछ शक हो गया था। उसे अभय रायजादा के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। रायजादा परिवार ने सिंह परिवार के साथ बिजनेस बढ़ाने की बात की थी और तरुण इसके पूरी तरह खिलाफ था, लेकिन उसके पिता मान गए थे। मानवी अपने बैग को कंधे पर डालकर चुपचाप अंदर जा रही थी। उसका ध्यान किसी की तरफ नहीं था, नहीं किसी से कोई मतलब। थोड़ा आगे चलने के बाद उसे अकीरा और तारा मिल गई, जो शायद उसका इंतजार कर रही थी।
मानवी ने मुस्कुराकर कहा, हाय। तारा उसे ध्यान से देख रही थी। उसे समझ आ गया था कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, ये अभय रायजादा की क्वीन है। तारा ने मन ही मन तय कर लिया था कि वो अपनी होने वाली भाभी को प्रोटेक्ट करेगी। इतना तो उसे साफ समझ आ गया था कि मानवी बहुत मासूम है, उसे दुनिया की असलियत का अंदाजा नहीं है। लेकिन वे क्लास में जा पाते उससे पहले ही कुछ टीचर्स सामने से आते दिखाई दिए। वे स्टाफ रूम की तरफ जा रहे थे और सबको गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे। कॉलेज शुरू होने में अभी 5 मिनट बाकी थे। एक टीचर मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्लास शुरू होने वाली है और पहला लेक्चर मेरा ही है। अकीरा हंसते हुए बोली, बस सर, हम क्लास में ही जा रहे थे। टीचर की नजर मानवी पर पड़ी। वो कुछ पल उसे देखते रह गया। ये लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी और मासूमियत से उसे देख रही थी। वो मुस्कुराया और प्यार से अपना हाथ मानवी के सिर पर रखते हुए बोला, अच्छे से पढ़ाई करना। मानवी बस हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन तारा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा। उसे कल भी नोटिस किया था कि ये टीचर मानवी के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहा है। वो टीचर था इसलिए तारा कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन अंदर से उसे खटक रहा था। उधर दूर खड़ा अभय ये सब देख रहा था। उसकी मुट्ठियां कस गई थी और उसकी आंखों का रंग गुस्से से लाल हो गया था। उसकी मानवी पर कोई कैसे नजर डाल सकता है? इस टीचर का तो जो होगा सो होगा, लेकिन मानवी का क्या होगा? तारा ने मन ही मन सोचा और फिर अभय की ओर देखा। उसने भी अपने भाई को देख लिया था। जल्दी से मानवी का हाथ पकड़कर वो उसे क्लास की ओर ले गई। अभय भी चलता हुआ टीचर के पास से निकला। उसने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जैसे वो कोई वजूद ही न रखता हो। टीचर के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ झलक रहा था। वो सोच रहा था, मैंने ऐसा क्या किया है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभय उसे इस तरह से क्यों देख रहा था। 5 मिनट बाद क्लास शुरू हुई, लेकिन जैसे ही टीचर अंदर आया सब हैरान रह गए, खास तौर पर तारा। ये वही टीचर नहीं था जिसे वे अभी बाहर मिले थे। पहला लेक्चर उसी का होना था। तारा मुस्कुराकर सोचने लगी, मेरा भाई लिमिट से भी ज्यादा पजेसिव हो चुका है। क्लास शुरू हो गई और बच्चे पढ़ाई में लग गए। धीरे धीरे हाफ डे बीत गया। 4 लेक्चर के बाद मानवी थक चुकी थी। भूख से उसकी हालत खराब थी। वो बस वेट कर रही थी कि कब फ्री हो और कब वो भागकर कुछ खाने जाए। वहीं दूसरी तरफ स्टाफ रूम में वही टीचर अभय के सामने बैठा था। वो माफी मांग रहा था, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, मेरी गलती क्या है, कम से कम ये तो बता दीजिए। अभय मुस्कुराते हुए एक फाइल उसके सामने रखते हुए बोला, बच्चों के साथ फ्लर्ट करना गलत होता है। अगर तुम सीरियस नहीं हो तो किसी के करीब जाना भी गलत। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि सामने बैठे टीचर की हालत खराब हो गई। उसके माथे पर पसीना साफ झलक रहा था। दरअसल वो टीचर पहले भी कई बार बच्चों के साथ ऐसा कर चुका था, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं हुई क्योंकि बच्चे डर जाते थे। लेकिन आज अभय ने उसके बारे में सब कुछ पता करवा लिया था। वो अब मानवी के करीब भी नहीं आने देगा। अभय पर इस बातचीत का कोई असर नहीं हुआ। वो बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे सामने खड़े इंसान की कोई अहमियत ही ना हो। उसकी उंगलियां लैपटॉप पर चल रही थी और स्क्रीन पर जो वॉलपेपर लगा था उसमें मानवी की खूबसूरत तस्वीर थी। अभय की आंखों में हल्का हल्का गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो सामने खड़े उस इंसान को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आ गया। उसने स्क्रीन पर नजर डाली और बस हल्के से मुस्कुरा दिया। 2 मिनट बाद उसके गार्ड आकर उस टीचर को अपने साथ ले गए। उसके बाद उस टीचर के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता था। आधा दिन बीत चुका था। मानवी इस वक्त कैंटीन में बैठी थी और 3 समोसे खा चुकी थी। साथ ही अपना टिफिन भी निपटा दिया था। तारा उसे देखकर हैरान होकर बोली, इतना सब खा लिया? अब तो पेट दुखेगा तुम्हारा। मानवी ने अपने मुंह पर लगी सॉस को पोंछते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। अब तो मैं आराम से अगला लेक्चर अटेंड कर सकती हूँ। फिर वो मन में सोचने लगी, और थोड़ा सो भी लूंगी, अच्छा ही होगा, मुझे उस खड़ूस टीचर को नहीं देखना पड़ेगा। सच तो ये था कि अभय की आंखों से उसे अजीब सा डर लगता था। उसकी आवाज सुनते ही एक अजीब सी घबराहट उसे घेर लेती थी और जिस तरह से वो उसे इतने गौर से देखता था, मानवी की पूरी बॉडी कांपने लगती थी। वो अभी इन्हीं सब ख्यालों में थी कि क्लास का वक्त हो गया। उसने मुंह बनाया और चुपचाप तारा के साथ क्लास की तरफ बढ़ गई। आज भी वो जाकर 3rd रो में सबसे पीछे बैठ गई। बच्चों के पीछे थोड़ा झुककर बैठी ताकि कोई उसे देख न पाए। वो अभय का सामना नहीं करना चाहती थी। तारा उसकी ये सारी नौटंकी देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे देखना था कि उसका भाई अब क्या करता है। क्लास में जैसे कदमों की आहट सुनाई दी, मानवी की धड़कनें तेज हो गई। सब बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग बोलने लगे। अभय ने ठंडी निगाहों से क्लास का जायजा लिया। उसने अपना कोट उतारकर और लैपटॉप डेस्क पर रखकर एक नजर क्लास पर डाली। उसकी आंखें मानवी को ढूंढ रही थी जो कहीं नजर नहीं आ रही थी। ये सोचकर ही उसका गुस्सा और बढ़ गया। अभय की ठंडी आंखें सिर्फ मानवी को ही ढूंढ रही थी, लेकिन मानवी तो पीछे छुपकर बैठी थी। अभय ने टेढ़ी मुस्कान के साथ पढ़ाना शुरू किया, लेकिन आज जो टॉपिक वो पढ़ा रहा था वो ऐसा था जिसे मानवी छुपकर नहीं समझ सकती थी। उसे सब कुछ सीधे देखकर ही समझना होता। मानवी ने मन ही मन सोचा कि अब क्या करे और चुपचाप नोट्स बनाने लगी। अभय ने ऐसा दिखाया जैसे अब उसे मानवी से कोई मतलब नहीं है। तारा थोड़ी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई आखिर कर क्या रहा था। 20 मिनट की क्लास के बाद अभय ने अचानक से सबको एक सवाल दे दिया और कहा कि इसका जवाब अभी लिखा जाए। उसने बताया कि ये टॉपिक कल पढ़ाया गया था और एक छोटा सा टेस्ट है। बच्चों के चेहरों पर टेंशन साफ दिख रही थी। बिना बताए टेस्ट लेना किसे अच्छा लगता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। कुछ पल के लिए अभय की नजर मानवी से मिली। मानवी की आंखों में घबराहट थी, जबकि अभय की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी जो पल भर में गायब भी हो गई। सभी ने अपना अपना टेस्ट लिखना शुरू कर दिया। करीब 15 मिनट बाद सभी ने अपनी कापियां पूरी की और एक लड़के ने
सबके नोट्स एकत्र करके अभय के टेबल पर रख दिए। इसके बाद अगली क्लास शुरू हो गई। 1.5 घंटे की क्लास कब खत्म हो गई किसी को पता ही नहीं चला। अभय पढ़ाता ही इतने इंटरेस्टिंग तरीके से था कि बच्चे ध्यान लगाकर पढ़ते थे। कुछ बच्चे उससे डरते थे तो कुछ उसके प्रति आकर्षित थे। खासकर लड़कियां तो स्पेशली तैयार होकर सिर्फ उसकी क्लास के लिए आती थी। लेकिन अभय का ध्यान किसी की ओर नहीं था। उसकी नजरें तो सिर्फ मानवी पर ही टिकी रहती थी। क्लास खत्म होते ही उसने ठंडी नजरों से पूरी क्लास को देखा। उसकी आंखों से ही जैसे एक सख्त चेतावनी मिलती थी। ऐसा लगता था जैसे वो बिना कुछ कहे ही सबको अलर्ट कर रहा हो। तभी उसकी नजर दोबारा मानवी से मिली। मानवी ने झट से अपनी पलकें नीचे कर ली। तभी उसे अभय की आवाज सुनाई दी, जो क्लास के सामने उसका नाम ले रहा था। अभय ने ठंडे स्वर में कहा, मानवी सिंह, ये सारे नोट्स मेरे स्टाफ रूम में लेकर आओ। मानवी को ऐसा लगा जैसे वो हवा में उड़ रही हो। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब उसे अपना नाम इतना अट्रैक्टिव लगा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी कांप रही हो। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। हाथ पांव सुन्न से हो गए थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अभय मानवी के साथ क्या करने वाला है? क्या मानवी का भाई रायजादा परिवार को मानवी के करीब आने देगा? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में खुलेंगे अतीत के गहरे राज। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हिज सीक्रेट ऑब्सेशन। सिर्फ और सिर्फ खुद में व्यस्त थी। तभी अभय की आवाज उसे सुनाई दी। अभय ने ठंडे स्वर में कहा, मानवी सिंह, सारे नोट्स मेरे स्टाफ रूम में लेकर आओ। मानवी को ऐसा लगा जैसे वो हवा में उड़ रही हो। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि जब उसे अपना नाम इतना अट्रैक्टिव लगा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी कांप रही हो। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। हाथ पांव सुन्न से हो गए थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तारा खुद को हंसने से रोकना चाहती थी। उसका भाई सरेआम फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे। मानवी ने अपना सलाइवा गटका और मन ही मन सोचा कि वो बिल्कुल नहीं जाएगी इस खड़ूस के स्टाफ रूम में। लेकिन मना करने की हिम्मत उसमें कहाँ थी। वो जल्दी से खड़ी हो गई। उसने अपनी फ्रॉक को कसकर पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस साफ बता रहे थे कि वो नर्वस थी। अभय ने अपना कोट और लैपटॉप उठाया और वहां से चला गया। मानवी उसके पीछे पीछे नोट्स लेकर चल दी। आज मानवी को बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। वो स्टाफ रूम के बाहर खड़ी थी, जिसका दरवाजा अभी भी खुला हुआ था। अभय अभी अभी रूम के अंदर गया था। मानवी के मुंह से तो मे आई कम इन तक नहीं निकल पा रहा था। दूर खड़ी तारा ये सब देखकर हंसे जा रही थी। तभी अंदर से आवाज आई, तुम अंदर आ रही हो कि मैं बाहर आऊं? मानवी जल्दी से अंदर चली गई। पूरा स्टाफ रूम खाली था। वो अभी सोच ही रही थी कि तभी दरवाजा बंद होने की आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो अभय चुपचाप उसे देख रहा था। अब उसकी आंखों में एक अलग सी शांति थी। मानवी को उनकी पहली मुलाकात याद आ गई जब उसने उसकी मदद की थी। तब भी उसकी आंखों में एक उदासी थी, लेकिन इस बार उसे देखते ही वो उदासी कैसे कहीं भाग गई थी। मानवी ने जल्दी से नोट्स टेबल पर रखे और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन अभय का गुस्सा अब आसमान पर था। सुबह एक टीचर का मानवी के सिर को टच करना, अभय से ये सब कैसे बर्दाश्त होता। वो एकदम उसके पास आया, उसका हाथ पकड़ा और दीवार से सटाते हुए कहा, उस दिन कहा था ना तुमसे, किसी पर भरोसा मत करना। भाई भी हैंडसम है। उसने सोचा था कि वो उसे समझा पाएगी। वो चाहती थी कि यही लड़की उसकी भाभी बने, जिससे वो आगे जाकर अभय को तंग कर सके। तारा ने फिर कहा, अगर कोई हैंडसम और अमीर लड़का हो जो बहुत सक्सेसफुल हो और जिसका नाम किसी लड़की के साथ अभी तक नहीं जुड़ा हो, जो बहुत लॉयल हो और अपनी फीलिंग्स खुलकर किसी लड़की के लिए बता सके, तो वो बहुत अच्छा इंसान होता है। मानवी ने तारा के हाथों को पकड़ते हुए कहा, अच्छा इंसान? वो मुझे ऐसे घूरता है जैसे मैं कोई छिपकली हूँ। तारा थोड़ा हैरान होकर बोली, छिपकली? मानवी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, एक बार हमारे घर छिपकली आ गई थी। वो भी मुझे वैसे ही देख रही थी जैसे वो मुझे देखते हैं। तारा का मन कर रहा था कि वो अपने बाल नोच ले। उसे लगता था कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। फिर वो थोड़ा गंभीर होकर बोली, मेरी बात सुनो, अगर मैं कहूँ कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए इस कॉलेज में आया है तो तुम्हें कैसा लगेगा? मानवी ने तरह तरह के चेहरे बनाते हुए कहा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो बहुत खड़ूस इंसान है। अभी अभी मुझे डांट रहा था और धमका रहा था। तारा को अब अपने भाई पर गुस्सा आने लगा। वो सोच रही थी कि क्या किसी लड़की को प्यार या प्रपोज करना धमकाना होता है? क्या उनके पास कोई और तरीका नहीं था? वो फिर कहती है, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, वो देखो और फिर डिसाइड करना कि तुम्हें क्या करना है। मैं ये नहीं कह रही कि एक्सेप्ट कर लो, पर उन्हें एक मौका तो दो। वो अच्छे इंसान है। तारा ने अपने फोन पर अभय के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया। कमाल की बात थी कि वहाँ सिर्फ अच्छी बातें ही सामने आई, क्योंकि अभय के माफिया होने की कोई जानकारी नहीं थी। बिजनेस में वो बहुत ऊपर था और आज तक उसका नाम किसी घोटाले में नहीं आया था। मानवी का मन तो नहीं था, लेकिन तारा के कहने पर वो फोन देखकर पढ़ने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे बिजनेस की जानकारी नहीं थी। तारा ने कहा, बिजनेस में क्लास लेने का मतलब ये था कि उसके पिता चाहते थे कि वो काबिल बन जाए। थोड़ी देर बाद तारा ने अपना फोन पॉकेट में डालते हुए कहा, तुम अभी बहुत छोटी हो मानवी, भले ही तुम मेरी उम्र की हो, पर दिमाग से बहुत मासूम हो। तारा ने आगे कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि पूरी जिंदगी अकेले कैसे रहना होता है? हम सबको प्यार करने वाले की जरूरत होती है, और इस दुनिया में ऐसे लड़के बहुत कम हैं जो सिर्फ एक लड़की पर अपना दिल हार जाए। तभी मानवी ने पूछा, तुम्हें उनके बारे में इतना कैसे पता? क्या तुम उन्हें जानती हो?
तारा खामोश हो गई। उसने अभी तक अपनी सच्चाई नहीं बताई थी और अभी नहीं बता सकती थी, इसलिए वो बिल्कुल चुप रही। फिर थोड़ा नाटक करते हुए तारा ने कहा, मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मेरे परिवार वाले उन्हें जानते हैं और हमेशा उनकी तारीफ करते हैं। कहते हैं कि ऐसा लड़का चिराग लेकर ढूंढो तो भी नहीं मिलेगा। मानवी ने आधी बातें तो सुनी नहीं, लेकिन उसने तारा से प्रॉमिस कर लिया कि वो ये सब अपने घर पर किसी को नहीं बताएगी। उसने ये भी वादा किया कि वो अभय की बातों को गंभीरता से लेगी और उसे एक मौका देगी। तारा बहुत खुश थी। उसे लगा कि उसकी ये समझदारी भरा काम सफल रहा है। उसने सोचा कि वो अपने भाई से बड़ा सा तोहफा लेगी और उसे बताएगी कि वो मानवी के साथ बहुत शांति से पेश आए, क्योंकि वो आम लड़कियों की तरह नहीं है। कॉलेज खत्म होने के बाद तारा और मानवी साथ में गेट के पास आई। तभी अकीरा वहाँ आई और थोड़ी नाराज होकर बोली, तुम लोग आखिरी लेक्चर अटेंड करने ही नहीं आए? कितना बोरिंग था, मैं तो सो ही जाती अगर टीचर नहीं जाता। वैसे तुम दोनों कहाँ थे? मानवी कुछ कहने वाली थी कि तारा ने कहा, हम लोग हॉल में घूम रहे थे, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं मानवी को साथ ले गई। अब तो कॉलेज खत्म हो गया है। तभी एक लड़की आई और उनके बैग देते हुए बोली, ये लो तुम्हारे बैग। मानवी ने अपना बैग कंधे पर डालते हुए पूछा, ये तुम कैसे लेकर आई? तारा ने उसे देखकर जवाब दिया, मैंने मंगवाए हैं। मेरे पास अकीरा का नंबर नहीं था तो ये लड़की मुझे पहले से जानती है, इसलिए मेरे पास इसका नंबर था। मानवी को कोई शक नहीं हुआ। तभी सभी की नजर गेट की ओर गई, जहाँ एक कार आकर रुकी। कार से चिराग बाहर आया, जो मानवी को लेने आया था। आज तरुण एक मीटिंग के लिए गया था, इसलिए वो नहीं आ पाया था। चिराग को देखकर मानवी दौड़ी और अपने भाई को गले लगाया। वो बहुत ज्यादा अपसेट थी। चिराग ने उसे हक करते हुए कहा, मिर्ची तू सुधर जा। चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बड़ी हो गई है, देख लड़कियां देख रही है। मानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या हुआ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? फिर वो छोटे बच्चों की तरह अपना नाक चिराग की शर्ट से रगड़ने लगी। चिराग हंसने लगा और सोचने लगा कि उसकी बहन का कुछ नहीं हो सकता। दूर खड़ी तारा, एक लड़की और अकीरा ये सब देख रहे थे। अकीरा चिराग को ध्यान से देख रही थी, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। उसे लग रहा था कि उसने इस लड़के को टीवी पर कहीं देखा है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि चिराग म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, एक प्रोड्यूसर भी है और कई सिंगर्स का अच्छा दोस्त भी। अभय जब गेट से बाहर निकला, उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। उसके ड्राइवर ने उसके लिए कार का गेट खोल दिया था, लेकिन वो गुस्से से सामने खड़े इंसान को देख रहा था और कार में बैठना ही नहीं चाहता था। उधर चिराग और उसकी मानवी साथ थे। मानवी ने चिराग की बाजू को कसकर पकड़ रखा था और अपना सिर उसके कंधे पर रखा था। वो मासूम सी शक्ल बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी ताकि वो उसे आइसक्रीम खिलाए। चिराग बस हंस रहा था। उन दोनों भाई बहन को पता भी नहीं था कि एक माफिया उनकी हरकतों पर नजर बनाए हुए था। तारा ने अपने भाई को देखा और उसकी मुस्कान शैतानी सी थी। वो अपने भाई की तरफ देखकर ऐसे मुस्कुराई जैसे कह रही हो, भाई ये मत कहना कि तुम अपने साले साहब से भी जलन कर रहे हो। मानवी को नहीं पता था कि उसकी बैंड बजने वाली है। अभय बहुत स्मार्ट था। उसे इतना पता था कि सिंह परिवार मानवी के बारे में कुछ छिपा रहा है। वो उसी सच्चाई को जानने में लगा था। जिस दिन उसे सच मिलेगा वो मानवी को उठा कर ले जाएगा और कोई कुछ नहीं बोल सकेगा। मानवी ने एक बार भी दूसरी तरफ नहीं देखा, क्योंकि वो अपने भाई को मनाने में लगी थी। जब चिराग मान गया तो मानवी बच्चों की तरह नाचने लगी। उसने जल्दी से चिराग के गालों पर किस किया और कहा, मैं 2 आइसक्रीम खाऊंगी। ये नजारा देखकर अभय की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने जोर से कार पर अपना हाथ मारा। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आने वाला हो। तारा बस मुस्कुरा रही थी, लेकिन ये नजारा देखकर उसे भी डर लग रहा था कि कहीं उसका सन की भाई कुछ गड़बड़ न कर दे। इसलिए वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गई, क्योंकि उसका ड्राइवर पहले ही उसे लेने आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ अभय अपनी कार में जलन और गुस्से से भरा हुआ था। उसके हाथ में हल्की चोट भी लगी थी, लेकिन उसे इसका कोई एहसास नहीं था। बार बार उसका ध्यान मानवी के चेहरे पर टिक गया था। वो नफरत से बोला, तुम गलत कर रही हो। तुम्हें सिर्फ मुझे किस करने का हक है। बाहों में भरने का भी हक सिर्फ मुझे है। तुम किसी और के करीब नहीं जा सकती, चाहे वो तुम्हारा भाई ही क्यों ना हो। उसी वक्त मानवी आइसक्रीम पार्लर में बैठी आइसक्रीम खा रही थी। उसे पता नहीं था कि अभय गुस्से और नफरत से उसके भाई को कोस रहा था। तभी चिराग का फोन बजा। उसने देखा कि कॉल किसी प्रोड्यूसर का था। चिराग ने फोन उठाया तो सामने से प्रोड्यूसर बात करने लगा। वे किसी कॉन्सर्ट की बात कर रहे थे। चिराग हैरान था। उसने इस इंसान से बात करने के लिए कितना प्रयास किया था और अब वो सामने से बात कर रहा था। साथ ही उसे ऑफर भी दे रहा था, लेकिन ये ऑफर कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा था। पर उससे भी ज्यादा उसे 3 महीने के लिए इंडिया से बाहर जाना होगा। चिराग ने हाँ करने से पहले अपने घर पर इस बारे में डिसाइड करना चाहा, इसलिए उसने सोचकर बताने की बात कही और फोन काट दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रोड्यूसर के सामने अभय बैठा था, जो गुस्से से उसे घूर रहा था। प्रोड्यूसर ने सलाइवा निगलते हुए कहा, सर वो फोन कर देंगे, आई प्रॉमिस। 3 से भी ज्यादा महीने लगेंगे उन्हें वहाँ। अभय के चेहरे पर संतोष था। वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद प्रोड्यूसर ने लंबी सांस लेकर कहा, ये कौन सा तरीका है किसी को ऑफर देने का? पनिशमेंट दे रहा है या ऑफर? उसने कुछ नहीं कहा, बस शांति से सांस ली। अभय अपनी कार में बाहर शांत होकर देख रहा था। अब चिराग कम से कम 5 महीने तक वापस नहीं आएगा। ऑफर इतना अच्छा था कि उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उसने अभी अभी अपनी कंपनी शुरू की थी, इसलिए कोई बड़ा ऑफर मना नहीं कर सकता था। अभय को ये नहीं पता था कि मानवी तरुण के भी उतनी ही करीबी थी, लेकिन तरुण थोड़ा बड़ा और काफी सच्चा इंसान था। जब मानवी घर पहुंची तो उसकी माँ के चेहरे पर चिंता थी। वो अपनी दादी के पास गई और उन्हें गले लगाते हुए बोली, आज हिटलर को क्या हुआ है, मुंह बनाकर बैठे हैं?
मानवी की दादी हंसते हुए बोली, होना क्या है, रायजादा परिवार होली पार्टी रख रहा है और हम सबको इनवाइट किया है। उन्होंने खास तौर पर तुम्हें लाने को भी कहा है। तुम्हारी माँ तो अजीब दुनिया में रहती है। दूसरी तरफ तारा घर आते ही अपनी दादी को होली पार्टी का ऑफर दे रही थी और कहा कि वे मानवी को यहाँ बुला सकते हैं। ऐसा करने से वो अपने भाई के करीब जल्दी आएगी। उसने अपनी दादी को सारी बातें बताई थी, इसलिए होली पार्टी जल्दी ही होने का ऐलान हो गया। रायजादा परिवार की होली कोई छोटी मोटी नहीं होती, बल्कि बड़ी होली पार्टी होती थी। बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया जाएगा, तो सिंह परिवार का आना भी तय था। तारा ने तय कर लिया था कि वो मानवी को अपनी पहचान बताकर उसे अपने भाई के करीब लेकर आएगी। वहीं चिराग ने अपने परिवार के साथ ऑफर के बारे में डिस्कस किया, इसलिए उसे अगले दिन सुबह विदेश के लिए निकलना था। 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, जो और भी ज्यादा वक्त तक बढ़ सकता था। दूसरी तरफ मानवी अपने कमरे में अभय के बारे में सोच रही थी। वो बोली, वो बिल्कुल खड़ूस है, प्रपोज करना भी नहीं आता। घर आकर मानवी ने फोन पर बहुत कुछ सर्च किया, प्रपोज करना, किस करना और भी बहुत कुछ, लेकिन अभय ने तो उसे कभी किस नहीं किया था। वो सोचने लगी, क्या वो उसे प्यार नहीं करता? क्या मानवी अभय से प्यार करने लगी है? क्या तारा अपने प्लान में कामयाब होगी? रोमांस और सस्पेंस से भरी के बारे में सोच रही थी। वो बोली, वो बिल्कुल खड़ूस है, प्रपोज करना भी नहीं आता। घर आकर मानवी ने फोन पर बहुत कुछ सर्च किया। तारा ने जैसा जैसा उसे बताया, उसे वो सब सर्च करके देखा, प्रपोज करना, किस करना और भी बहुत कुछ। मानवी के मन में ख्याल आया कि अभय ने तो उसे कभी किस नहीं किया। क्या अभय उसे प्यार नहीं करते हैं? फिर तुरंत ही मानवी ने अपना सिर झटकते हुए सोचा, ये मैं क्या सोच रही हूँ? मैं भी कितनी पागल हूँ। वो खड़ूस है, डरावने है, उसके करीब भी नहीं जाऊंगी। उसकी आंखें ही मुझे डराती हैं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मानवी को ये पता नहीं था कि बालकनी के नीचे सड़क पर एक रेंज रोवर खड़ी थी, जिसमें एक इंसान कब से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में नशा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानवी उसके लिए किसी नशे की तरह हो और वो उसका नाश कर रहा हो। वो अभय ही था। पिछले 2 घंटे से वो मानवी के इंतजार में खड़ा था। उसका ड्राइवर और बॉडीगार्ड घबराए हुए थे। अगर ये लड़की नहीं आती तो उनकी क्लास लगनी तय थी। अभय सब पर गुस्सा था। आज उसने ऑफिस में कितने लोगों को नौकरी से निकाला, इसकी गिनती नहीं थी। कितनों पर गुस्सा निकाला, ये भी गिनती नहीं थी। वो तब जाकर शांत हुआ जब उसे मानवी दिखाई दी। माइकल भी हैरान था। ये लड़की अभय के लिए किसी दवाई की तरह थी, किसी नशे की तरह। अभय को कोई ऐसी दिक्कत थी जिसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन शायद मानवी उसका इलाज थी। पिछले कई सालों से हर ट्रीटमेंट फेल हो चुका था, पर मानवी उसका इलाज बन चुकी थी। अभय ने मानवी को देखकर खुद से कहा, तुम्हारी तलब लगने लगी है मुझे, तुम्हारी रूह में उतरना चाहता हूँ। रात के 11 बजे के करीब मानवी सोने चली गई। सुबह छुट्टी थी, इसलिए वो बहुत लेट हुई थी। थकान की वजह से उसे नींद भी जल्दी आ गई। थोड़ी देर बाद अभय उसके कमरे में आया और मानवी को पता भी नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला था। मानवी गहरी नींद में थी। उसे एहसास भी नहीं था कि अभय उसी के बेड पर उसके पास लेटा हुआ था। अभय के अंदर का जानवर जाग रहा था। वो सोच रहा था कि मानवी को अभी पाले। उसका मन कर रहा था कि वो उसके साथ वो सब करे जो दिल चाहता था, लेकिन वो अपने दिमाग की भी सुन रहा था। जबरदस्ती और जल्दबाजी करके वो अपनी मोहब्बत को खोना नहीं चाहता था। वो अपने जुनून को खुद से दूर रखना चाहता था। काफी देर तक अभय मानवी को देखता रहा, लेकिन अंत में वो अपने दिल के सामने हार गया। उसे अचानक उसे अपनी बाहों में भर लिया। मानवी को इस तरह से पकड़ने जाने पर थोड़ी कसमसाहट हुई, लेकिन फिर से वो गहरी नींद में चली गई। मानवी आराम से सो रही थी। उसे पता भी नहीं था कि वो एक माफिया की बाहों में थी। अभय अपने अंगूठे से उसके होठों को छू रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल डर नहीं था कि मानवी जाग जाएगी। दरअसल वो चाहता था कि मानवी जागे ताकि वो उसका पागलपन देख सके। अभय ने धीरे से झुककर उसके गालों को किस किया। उसका मन तो उसके होठों पर था। मानवी के चेरी जैसे होठ उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। उसका दिमाग और दिल जंग लड़ रहे थे। वो गुस्से से अपने मन में कह रहा था कि ये छोटी सी लड़की ने उसे इतना दीवाना कैसे बना दिया। वो 30 की उम्र का था और उसने कभी किसी को छुआ भी नहीं था। उसके मन में कभी ऐसी भावना नहीं आई थी। मानवी के गाल इतने सॉफ्ट थे कि अब उसका मन कर रहा था कि वो उसकी पूरी बॉडी को छुए, लेकिन वो बार बार अपने मन में कहता, मैं क्या सोच रहा हूँ। काफी देर तक वो उसे इसी तरह देखता रहा। तभी मानवी करवट लेकर दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेती है। अभय ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे पीछे से बाहों में भर लिया। उसका हाथ मानवी के पेट पर था। कपड़ों के ऊपर से भी वो उसके पेट को महसूस कर रहा था। अभय को अपनी पूरी बॉडी गर्म होती महसूस हुई। वो अचानक मानवी से दूर हो गया और एक नजर उसे देखकर जल्दी से वहां से चला गया। वो बालकनी से नीचे आया और सीधे अपनी कार में जाकर बैठ गया। सीट से टिककर वो खुद को शांत करने लगा। आगे ड्राइवर और माइकल बैठे थे, जिन्हें समझ नहीं आया कि उनके बॉस को क्या हुआ था और वो इस तरह क्यों बिहेव कर रहा था जैसे कोई युवा लड़का करता हो। उनका बॉस कोई यंग मास्टर नहीं था, वो एक मैच्योर इंसान था। माइकल सच में हैरान था। अभय ने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। पहली बार उसने इस फीलिंग को महसूस किया था। पहली बार उसे ये पता चला कि ये कितना सुकून देने वाला होता है। उसने माइकल की तरफ देखकर कहा, इन्फॉर्मेशन मिली क्या? माइकल ने एक पेन ड्राइव निकालते हुए कहा, कुछ वक्त और चाहिए, लेकिन कुछ हाथ लगाए, आपको देखना चाहिए। गाड़ी एक ब्लैक बंगले के सामने रुकी, जो अभय का पर्सनल घर था। यहाँ माफिया के काम होते थे। जब भी वो घर नहीं जाता था तो यहीं आता था। वो सीधे अंदर गया और पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाया। वो अपने रूम में था। उसे अपनी शर्ट उठाकर फेंक दी। वो काफी वक्त तक खुद को शांत कर रहा था। अब जाकर उसे अच्छा महसूस होने लगा था।
उसने पेन ड्राइव के कंटेंट देखने शुरू किए। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लेकिन वो मुस्कुराहट बहुत ही डरावनी थी। वो हंसते हुए बोला, चंद्रिका सिंह, तुम्हें क्या लगता है दुनिया बेवकूफ है? तुम सच जितना भी छुपा लो वो छुप नहीं सकता। बस मुझे एक मौका चाहिए। मानवी को मैं तुमसे छीन लूंगा। वो सिर्फ अभय रायजादा की है, तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। इतना कहकर वो हंसने लगा। पता नहीं क्या उसे ऐसा कुछ पता चल गया था जो बहुत ही भयानक था। अगली सुबह होली का दिन था। सब लोग काफी खुश थे। आज मानवी पहली बार होली पार्टी में जाने वाली थी। सुबह जब वो उठी तो उसका मूड काफी अच्छा था। सबसे पहले उसने अपनी अलमारी से एक सफेद ड्रेस निकाली। होली पार्टी के लिए मानवी इतनी एक्साइटेड थी कि वो भूल गई थी कि वो रायजादा परिवार के घर जा रही थी, जहाँ खड़ूस अभय भी होगा, जिससे वो बहुत डरती थी। एक्साइटमेंट में मानवी ने नहीं सोचा कि क्या ये चीज सही है या नहीं। अब तक उसे कुछ भी याद नहीं था। जल्दी से शावर लेकर वो नीचे आ गई। नीचे पहले से ही सब लोग हॉल में बैठे थे। मानवी ने मुस्कुराते हुए अपनी दादी को शुभकामनाएं दी। उसके बाद अपने माता पिता को। तरुण वहीं बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, जिसकी वजह शायद कोई नहीं जानता था, लेकिन चिराग वहाँ नहीं था। मानवी ने पूछा तो तरुण ने बताया कि चिराग सुबह 5 बजे ही निकल गया था। पूरी रात पैकिंग करते वक्त वो सोया तक नहीं था। सुबह वो तुम्हारे रूम में आया था, लेकिन मिर्ची तुम सो रही थी और उसने तुम्हें नहीं उठाया क्योंकि तुम रोना शुरू कर देती। चिराग 3 महीने के लिए गया है, उसे बहुत अच्छा ऑफर मिला है। ये सुनकर मानवी का मन भारी हो गया। इस घर में अगर कोई उसकी शरारतों में उसका साथ देता तो वो चिराग था। भले ही वो उससे उम्र में बड़ा था, पर वो हर शरारत में उसका साथ देता था। वे दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा नौटंकी करते थे। चिराग इकलौता ऐसा इंसान था जिस पर मानवी अपनी शरारतों का इल्जाम भी लगा देती थी। मानवी का चेहरा रोने जैसा था। चंद्रिका ने ये देखा और उसे अपने पास बुलाकर कहा, तुम चाहती हो ना कि जिंदगी में सफल हो, तो फिर इतना रोना क्यों? इस तरह इमोशनल मत होना। शाम को वीडियो कॉल कर लेना। और आज हम लोग होली पार्टी के लिए शाम को जा रहे हैं, तो वहाँ जाकर कोई शरारत मत करना। तुम उन लोगों से ठीक से मिली भी नहीं हो। वहाँ जाकर कोई ऐसा काम मत करना कि मुझे तुम्हें डांटना पड़े। ये सुनकर मानवी का मूड खराब हो गया। तरुण हंसते हुए बोला, हिटलर मॉम की वापसी हो गई लगता है। मानवी और तरुण अपने अपने कमरों में चले गए। आज तरुण ऑफिस नहीं जाने वाला था, क्योंकि उसने मानवी से वादा किया था कि वे दोनों लंच साथ में करेंगे और चिराग की तरह वो भी उसके साथ शरारतें करेगा। दोनों भाइयों के लिए उनकी बहन बहुत खास थी। इस घर में मानवी की जगह सबसे ऊपर थी। उसे इतना प्रोटेक्ट किया जाता था और इतनी अहमियत दी जाती थी कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। इसकी वजह कोई समझ नहीं सकता था कि चंद्रिका जी अपने बेटों से ज्यादा प्यार अपनी बेटी से क्यों करती थी। शाम होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा था। मानवी अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी कि तभी उसकी दादी उसके कमरे में आई। उनके हाथ में कुछ गिफ्ट बॉक्स थे। वे उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, ये क्या है? फिर हंसते हुए बोली, ये तुम्हारे लिए मंगवाए हैं। आज पहली बार तुम इतनी बड़ी पार्टी में जा रही हो। सिंह परिवार की पोती सबसे अच्छी लगनी चाहिए। मानवी ने बॉक्स खोला और देखा कि उसमें सफेद रंग का बहुत खूबसूरत अनारकली सूट था। साथ ही उसमें सिंपल सी ज्वेलरी भी थी। मानवी ने सूट को गले लगाते हुए कहा, वाह दादी, ये कितना खूबसूरत है। और फिर वो जल्दी से तैयार होने के लिए भाग गई। वहीं चंद्रिका जी अपने कमरे में काफी परेशान थी। वो मानवी को लेकर बिल्कुल भी जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि दुनिया मानवी को देखे या उसके बारे में जाने। उनके पति उन्हें समझाते हुए बोले, अब वो बड़ी हो गई है, सच को हम छुपा रहे हैं, उसे छुपा रहने दो। अगर बच्चों के मन में सवाल आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? 19 साल पहले वो सच खत्म हो गया था, तो उसे खत्म हो जाने दो, उसे जीने दो और तुम शांत रहो। अभय के सच जान लेने के बाद क्या सिंह परिवार का फिर से अतीत से होने वाला है सामना? क्या ये सब करके अभय मानवी को अपना पाएगा, उसे चंद्रिका से दूर कर पाएगा? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में खुलेंगे अतीत के गहरे राज। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हिज सीक्रेट ऑब्सेशन, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। शाम को सब लोग होली पार्टी के लिए रायजादा हाउस की तरफ निकल गए थे। चंद्रिका जी को पहले से पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं होगा कि उन्हें मानवी की ज्यादा चिंता करनी पड़े। उस घर की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। मीडिया बिल्कुल अलाउड नहीं था, इसलिए उन्होंने एक लंबी सांस लेकर सबके साथ अंदर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही गाड़ियां घर के अंदर रुकी, मानवी का मुंह खुला का खुला रह गया। उनका घर भी काफी बड़ा था। वो भी एक आलीशान बंगले में रहती थी, लेकिन इस घर की बात ही कुछ और थी। जहाँ तक उसकी नजर जा रही थी, वहाँ एक सिर्फ रायजादा हाउस ही नजर आ रहा था। मानवी को लग रहा था कि जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गई है। वहीं इतनी सारी सिक्योरिटी देखकर उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। उनकी कार गेट से होते हुए अंदर आ गई और बड़े से लॉन के बीच से गुजरते हुए एक शानदार दरवाजे के सामने गाड़ियां रुक गई। वहाँ कोई भीड़ नहीं थी, जो थोड़ा अजीब लग रहा था। पार्टी मतलब भीड़ भाड़, शोर, मस्ती, बट यहाँ तो सब शांत था। अब उन्हें क्या पता था कि ये पार्टी सिर्फ उनके लिए रखी गई थी, सिर्फ मानवी को इस घर में लाने के लिए। जैसे ही सब लोग गाड़ियों से बाहर निकले, अभय की माँ फाल्गुनी जी और डैड ओम जी खुद उन्हें रिसीव करने आए थे। सबके चेहरे मुस्कान से भरे हुए थे। फाल्गुनी जी मुस्कुराते हुए सबसे मिली और मानवी के गालों को छूते हुए बोली, कैसी हो बेटा? मानवी ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और कहा, मैं ठीक हूँ। उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। वो यहाँ होली पार्टी के लिए आई थी, लेकिन यहाँ वैसा माहौल बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसा उसने टीवी पर देखा था, जहाँ लोग रंगों में सराबोर होकर मस्ती करते हैं। लेकिन यहाँ का नजारा कुछ अलग ही था। उसे नहीं पता था कि रायजादा हाउस का सिर्फ एक ही गेट नहीं था, बल्कि एक दूसरा दरवाजा भी था। वहाँ के लॉन में असली पार्टी हो रही थी।
बच्चे वहाँ थे जबकि बड़े लोग अंदर ही थे और सब मानवी के आने का इंतजार कर रहे थे। यह अलग बात थी कि इस पार्टी के रूल्स बहुत अलग थे। बहुत अमीर लोग वहाँ आए हुए थे। मानवी अपने भाई तरुण के साथ खड़ी थी। तरुण का चेहरा भी कुछ खास खुश नहीं लग रहा था। उसका मूड अपसेट था। वो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसके पापा उसे जबरदस्ती लेकर आए थे। वरना हर साल वो मानवी के साथ घर पर ही मस्ती करता था। अपनी बहन के साथ ढेर सारी शरारतें करता था। उनकी दुनिया सिर्फ उनके घर तक ही सीमित थी। बाहर की दुनिया से उन्हें खास फर्क नहीं पड़ता था। शायद यही वजह थी कि आज तक तरुण की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। सब लोग धीरे धीरे अंदर जा रहे थे। अंदर से घर बहुत खूबसूरत था, इतना खूबसूरत कि शायद मानवी ने सोचा भी नहीं होगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी टीवी इंडस्ट्री का घर देख रही हो। वो अपनी दादी के कान में धीरे से बोली, इनका घर कितना खूबसूरत है, ये कितना बड़ा है ना, इसे साफ करने में कितना टाइम लगता होगा। फाल्गुनी जी ने उसकी बात सुन ली थी, लेकिन वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अगर मानवी उनकी बहू बनती तो वो उससे काम नहीं करवाती, बल्कि उसे पलकों पर बिठाकर रखती। सब लोग हॉल में पहुंचे, जहाँ पहले से ही बाकी लोग बैठे हुए थे। सबकी नजरें मानवी पर थी। मानवी थोड़ा नर्वस हो गई और जल्दी से अपने भाई के पीछे छिप गई। उसकी इस हरकत ने सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। फाल्गुनी जी ने सबसे उसका परिचय करवाया। वे लोग पहले भी कई बार मिल चुके थे, लेकिन आज मानवी पहली बार सभी से मिल रही थी। मिलने के बाद सब लोग हॉल में ही बैठ गए। तभी फाल्गुनी जी हंसते हुए बोली, पार्टी पीछे वाले लॉन में रखी गई है, वहीं कुछ मेहमान हैं और डिनर भी वहीं लगेगा। हमने सोचा थोड़ी देर यहाँ बैठकर बातें कर लेते हैं, एक दूसरे को थोड़ा और अच्छे से जान लेंगे। उनकी बात किसी को ठीक से समझ नहीं आई, क्योंकि सब लोग तो पहले से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी सीढ़ियों से किसी लड़की के आने की आवाज सुनाई दी। वो लड़की गुनगुनाते हुए नीचे आ रही थी। उसे सफेद रंग का फ्रॉक सूट पहना हुआ था, बाल खुले थे और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, एकदम शानदार। मानवी ने जब उस लड़की को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये तारा थी, जो मुस्कुराते हुए मानवी को देख रही थी। मानवी को समझ नहीं आया कि तारा यहाँ क्या कर रही है। तभी फाल्गुनी जी ने तारा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरी छोटी बेटी तारा रायजादा है। जैसे ही मानवी ने ये सुना, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तारा अब तक अपनी पहचान छिपाती आई थी, इसलिए मानवी का नाराज होना बनता था। उसे तो अब तक यही लग रहा था कि उसे जो शरारतें की थी और जो अभय की इतनी सारी चुगलियां तारा से की थी, वो कहीं तारा अपने भाई को ना बता दे। उसने सिर खुजलाते हुए अपने भाई की तरफ देखा, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए चुप रह गई। उसका मुंह थोड़ा सा फूल गया था, क्योंकि तारा ने उसे बेवकूफ बनाया था। तारा मुस्कुराई और उसके पास आकर बोली, अच्छा यार सॉरी, कॉलेज में किसी को नहीं बताना था, दादू ने मना किया था, इसलिए तो तुझे यहाँ बुलाया। सब लोग उन दोनों को देख रहे थे। तरुण के अलावा किसी को नहीं पता था कि तारा और मानवी सेम क्लास में थे। मानवी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और कहा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुमने मुझे सबसे छुपाया। उसकी बच्चों जैसी हरकतें देखकर भारती जी और भास्कर जी हंसने लगे। वे अपने पोते को लेकर बहुत परेशान थे। उनके पोते को एक लड़की से प्यार हो गया था। अब ये लड़की आगे क्या करने वाली है किसी को नहीं पता था। अभय की हालत भी अजीब थी, उसमें जरा भी सब्र नहीं था। वो किसी से ठीक से बात भी नहीं करता था और अब यही लड़की उसे बदल देगी। सब लोग यही सोच रहे थे। तारा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फाल्गुनी जी ने सबको पीछे लॉन में चलने को कहा, ताकि सब लोग वहीं होली पार्टी देख सके। एक छोटा सा फंक्शन था, कुछ गेस्ट आए हुए थे, कुछ लोगों को परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। वहीं खाने का इंतजाम था। तरुण को जो चीज सबसे अजीब लग रही थी वो ये थी कि घर में किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। सब लोग पीछे लॉन में ही जा रहे थे। पार्किंग भी वहीं थी और गेस्ट को वहीं से अंदर ले जाया गया था। तरुण ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। उसे मानवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, चल मिर्ची मेरे साथ चल। तभी तारा उसे देखकर बोली, मैं मानवी को अपना रूम दिखाना चाहती थी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो। उसने ये बात तरुण की तरफ देख कर कही और मुस्कुरा रही थी। तरुण मना करने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी दादी ने कहा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, वो तुम्हारी क्लासमेट है, तुम उसे अपना कमरा दिखा सकती हो। अब तरुण क्या कहता। बाकी सब लोग लॉन की तरफ चले गए। चंद्रिका जी को भी ज्यादा चिंता नहीं हुई, क्योंकि मानवी घर के अंदर ही थी, बाहर नहीं जा रही थी। उधर तारा मानवी का हाथ पकड़े हुए फर्स्ट फ्लोर पर अपने कमरे की तरफ जा रही थी। मानवी उसे डांट रही थी, लेकिन बहुत प्यार से। वो कह रही थी, तू मेरे पैसों से चॉकलेट पिज्जा खाएगी, तेरी पनिशमेंट यही है कि तू मुझे कई दिनों तक पार्टी देगी। तारा उसकी हर बात मान रही थी। तारा का रूम बहुत खूबसूरत था। मानवी मुस्कुराते हुए बोली, मेरा रूम भी बिल्कुल ऐसा ही है। तारा उसके गालों को पिंच करते हुए बोली, तू तो है ही प्रिंसेस, तेरी क्या बात, तेरा भाई तुझे लेकर कितना प्रोटेक्टिव है। भाई सुनते ही मानवी का ध्यान अभय की तरफ चला गया। वो मुंह बनाकर बोली, वो खड़ूस टीचर तुम्हारा भाई है ना, तभी तो उसकी इतनी तारीफ कर रही थी। तारा उसे बिठाते हुए बोली, हाँ वो मेरा भाई है, एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, तभी तो हर लड़की उसके पीछे पागल है और वो तुम जैसी लड़की के पीछे पागल है। मैं उनकी तारीफ इसलिए करती थी क्योंकि मैं उन्हें एडमायर करती थी। मैं बड़ी होकर उनकी तरह बनना चाहती थी। सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत से बच्चे उनकी तरह बनना चाहते थे। वो सिर्फ 19 साल के थे जब उन्होंने बिजनेस में कदम रखा था। अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपने दादा का खूब साथ दिया। आज वो जहाँ है उनकी मेहनत साफ दिखती है। उन्होंने दिन रात मेहनत की है। मानवी ध्यान से तारा की बातें सुन रही थी। इतना तो उसे पता था कि तारा झूठ नहीं बोल रही थी। अभय जिस मुकाम पर था वहाँ पहुँचना किसी आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था, और वहाँ पहुँचने के लिए उसने सालों मेहनत की थी। मानवी को कहाँ पता था कि तारा के दिमाग में आज बहुत बड़ा प्लान चल रहा था। वो कुछ ऐसा करने वाली थी जिससे मानवी को
जोर का झटका लगने वाला था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि अभय भी इसी घर में था। उसे पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही ये पता था कि सिंह फैमिली को भी इनवाइट किया गया है। अभय तो आराम से अपने रूम में बैठकर काम कर रहा था। वो घर आता भी नहीं अगर उसकी माँ ने बार बार कॉल नहीं किया होता। सबने उसे सरप्राइज देना चाहा था। अब ये सरप्राइज क्या रंग लेकर आता है ये तो बाद में ही पता चलता। मानवी तारा के साथ बातों में बिजी हो गई थी। दोनों के लिए कुछ खाने की चीजें भी आ गई थी। खाने के बाद वहीं पास रखी रंगों की प्लेट में से तारा ने मानवी के गालों पर थोड़ा रंग लगाते हुए कहा, अब लग रहा है ना होली है। मानवी मुस्कुराकर उसके गालों पर भी रंग लगा देती है। उसे तो पता भी नहीं था कि अब क्या होने वाला है। दोनों मुस्कुरा रही थी लेकिन तारा की मुस्कान कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। तारा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें घर दिखा देती हूँ। मानवी बहुत जल्दी तैयार हो गई। उसे नहीं पता था कि तारा के मन में कोई प्लान चल रहा है। उसकी ये दोस्त उसे फंसाने वाली थी। तारा मानवी को किधर फंसाने वाली है? क्या अभय मानवी पर अपना अधिकार जमा पाएगा? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में खुलेंगे अतीत के गहरे राज। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए। मानवी निश्चिंत थी कि अभय यहाँ नहीं है। उसे नीचे ध्यान से नहीं देखा था क्योंकि सभी लोग वहीं थे। उसे लगा जब अभय का जिक्र नहीं हुआ तो वो शायद घर पर नहीं है। मानवी तारा के साथ साथ चल रही थी। तारा उसे घर की कुछ चीजें दिखा रही थी। हर चीज बहुत लग्जरी थी। मानवी मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रही थी। वहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स भी लगी थी। जैसे ही मानवी ने पेंटिंग्स देखी उसकी आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत बोल पड़ी, ये सारी पेंटिंग्स किसने बनाई है? कितनी खूबसूरत है। तारा हंसते हुए बोली, ये सब मम्मा ने बनाई है। मानवी हैरानी से बोली, क्या फाल्गुनी आंटी इतनी अच्छी पेंटिंग करती है? तारा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती है। और एक सीक्रेट बताऊं? आर पेंटिंग हाउस पता है ना तुम्हें? मानवी ने उत्साहित होकर कहा, हाँ उन्हें कौन नहीं जानता। एशिया का सबसे बड़ा पेंटिंग हाउस है। सबसे महंगी पेंटिंग्स वहीं बिकती है। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी। तारा मुस्कुराते हुए बोली, और इस पेंटिंग हाउस की मालकिन मेरी मम्मा है। क्या? मानवी चौंक गई। हाँ, तारा बोली, वो मीडिया के सामने आना पसंद नहीं करती इसलिए सब कुछ छुपा कर करती है। मानवी बहुत खुश थी। वो सब कुछ देखते देखते कब 3rd फ्लोर तक पहुंच गई पता ही नहीं चला। दोनों फिर से लिफ्ट में आ गए। 1 घंटे से वे लोग घर घूम रही थी। घर इतना बड़ा था कि इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं था। तभी तारा बोली, बस एक लास्ट फ्लोर बचा है, 4th फ्लोर। वो तो इतना खूबसूरत है कि तुम सोच भी नहीं सकती। मानवी ने उसकी बात मान ली। उसे क्या पता था कि वो फ्लोर अभय रायजादा का था, जहाँ जाना किसी को भी अलाउड नहीं था। तारा ने उसे फंसा दिया था। अब वे लिफ्ट से 4th फ्लोर तक पहुंची तो दोनों बाहर निकल आई। तभी तारा नाटक करते हुए बोली, अरे मैं तो अपना फोन नीचे ही भूल गई। तुम यहीं रुको, मैं जल्दी से अपना फोन लेकर आती हूँ। तब तक तुम यहाँ के कमरे देख लो, बहुत अच्छे हैं। मानवी मना करना चाहती थी लेकिन तारा जल्दी से बोल पड़ी, और हाँ मैं कुछ खाने के लिए भी ले आती हूँ। यहाँ से बाहर का नजारा बहुत खूबसूरत दिखता है, मजा आएगा। खाने का नाम सुनकर मानवी मान गई थी। अब वो फंसने वाली थी। तारा वहाँ से भाग गई थी। मानवी काफी देर तक वहीं रुकी रही लेकिन तारा वापस नहीं आई। तब उसने आसपास की चीजें देखनी शुरू कर दी। थोड़ा घूमने के बाद उसकी नजर एक कमरे की तरफ गई। उसे थोड़ा डर लगने लगा। पूरा फ्लोर ब्लैक थीम में था। वो मन में सोचने लगी, ये कैसा फ्लोर है? नीचे तो सब कुछ इतना अच्छा था। रूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी लेकिन एक बहुत अच्छी खुशबू उसे अपनी ओर खींच रही थी। मानवी की पायल की आवाज कमरे के अंदर बैठे शख्स तक पहुंच गई और उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। इस फ्लोर पर किसी का भी आना अलाउड नहीं था। वो उठा और अपनी सिगरेट को एश ट्रे में बुझाकर जल्दी से दरवाजे की तरफ आया। दरवाजा आधा पहले ही खुला हुआ था। मानवी बाहर खड़ी थी। उसने जैसे दरवाजे को हाथ लगाया वो पूरा खुल गया। सामने अभय खड़ा था, बिना शर्ट के। उसकी मस्कुलर बॉडी साफ दिख रही थी। उसका बड़ा सा टैटू भी नजर आ रहा था। मानवी उसे ऐसे देख रही थी जैसे किसी भूत को देख लिया हो। ये अभय था और अभय उसे इस तरह देख रहा था जैसे उसने कोई सपना देखा। वो पलके भी नहीं झपका रहा था, कहीं उसका सपना गायब न हो जाए। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके गालों पर लाल रंग का गुलाल था, ऊपर से सफेद अनारकली ड्रेस, हल्की सी ज्वेलरी और खुले बाल। आज वो कोई मासूम लड़की नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत और ग्रेसफुल लड़की लग रही थी। अभय एक पल के लिए अपना होश खो बैठा था। उसे तभी होश आया जब मानवी वहां से पलटने लगी। अभय ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और दीवार से सटाते हुए उसे अपने करीब कर लिया। उसे अपने हाथ से मानवी का गाल छुआ। वो सच में वहीं थी। अभय ने बिना किसी एक्सप्रेशन के पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? मानवी ने अपनी पलकें झुका ली थी। वे दोनों बहुत करीब थे। वो फिर से अभय की सांसों को महसूस कर रही थी लेकिन इस बार वो खुद को बहकने नहीं देना चाहती थी। वो मन ही मन तारा को गुस्से से कोस रही थी। उस लड़की ने फिर से उसे फंसा दिया था। मानवी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहे थे। अभय उसे बिना पलक झपकाए देख रहा था। मानवी ने धीमे स्वर में कहा, होली भाटी। अभय ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और देखा। वो बड़ी बड़ी पलकों को झपका रही थी। उसे धीरे से अपना गाल मानवी के गाल से रगड़ा। मानवी के गाल पर लगा गुलाल अब अभय के चेहरे पर भी लग गया था। उसके स्पर्श से मानवी पूरी तरह सिहर गई। अभय की हल्की दाढ़ी के स्पर्श से उसके मुंह से एक नाजुक सी आवाज निकल गई। उसकी उस आवाज ने अभय के अंदर की बेचैनी को और बढ़ा दिया। उसने आंखें बंद कर ली और दोनों हाथ दीवार पर रख दिए। वे दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की धड़कन तक महसूस कर पा रहे थे। इसके पहले कि अभय खुद को कंट्रोल कर पाता, मानवी ने धीरे से उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। उसके हाथ अभय के सीने पर थे लेकिन अब अभय खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसे इस लड़की पर गुस्सा भी था और खिंचाव भी। अचानक उसने मानवी को अपनी बाहों में उठा लिया।
मानवी ये सोच भी नहीं पाती थी। वो घबराई हुई नजरों से अभय को देख रही थी। अभय उसे अपने कमरे की तरफ ले जा रहा था। एक झटके में उसने मानवी को बेड पर गिरा दिया और उसके ऊपर आकर बोला, तुम्हें इतनी जल्दी है मेरे पास आने की? मैं तुम्हें टाइम देना चाहता था, लेकिन तुम हो कि। मानवी डर से अभय को देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी भी थी। ये सब उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अभय का इतना करीब आना उसे बुरा क्यों नहीं लग रहा था। वो खुद को धक्का देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ये कोशिशें बेकार थी। अभय तो बस उसके होठों को देखे जा रहा था, जो आज बिल्कुल चेरी जैसे लाल लग रहे थे। शायद अभय अब खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। उसे हल्के से झुककर अपने होठों को मानवी के होठों पर रख दिया। मानवी एकदम ब्लैंक हो गई थी। ये सब उसने या तो फिल्मों में देखा था या रोमांटिक नॉवेल में पढ़ा था। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। उसे लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गई। अभय बहुत ही सॉफ्ट किस कर रहा था। नीचे तारा काफी देर से 3rd फ्लोर पर खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो किया वो सही था या गलती। तभी उसके पास उसकी माँ का कॉल आया। फोन देखकर उसके गले में जैसे कुछ अटक गया और हल्की खांसी आने लगी, लेकिन उसने जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया। सामने से फाल्गुनी जी ने हल्के गुस्से में कहा, अब बस करो, 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया है। मानवी की माँ कितनी बार पूछ चुकी है, अब बाहर आ जाओ। तारा डरते हुए बोली, मुझे लगता है मैंने गड़बड़ कर दी है। फाल्गुनी जी सब समझ गई, लेकिन वो प्रोग्राम छोड़कर बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्होंने कोई बहाना बना दिया और मुस्कुराते हुए बोली, वो अभी आ जाएंगी। उधर चंद्रिका जी की हालत खराब हो रही थी। उन्होंने काफी देर से मानवी को नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उन्होंने बस मन में सोचा, अब जल्दी से घर चलो। ऊपर अभय के कमरे में मानवी उल्टी लेटी हुई थी और चुपचाप रो रही थी। अभय उसके पास बैठा था और धीरे धीरे उसके बाल सहला रहा था। वहीं मानवी ने तो अभय के लिप्स पर 2 बार काट भी लिया था। अभय ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, रो क्यों रही हो? मैं तो और भी बहुत कुछ करना चाहता था। मानवी ने हल्का सा चेहरा घुमाकर उसे देखा और गुस्से में मन में सोचने लगी, क्या ये मेरे होठों को खा जाना चाहता था? क्या इसे खाने को कुछ मिलता नहीं है? कितना दर्द हुआ मुझे, और इस बेवकूफ को ये भी नहीं पता कि प्यार में क्या क्या नहीं होता। अभय ने उसकी कलाई पकड़कर उसे और करीब खींचते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं है ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो क्या क्या होता है? मानवी उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसने किसी भूत को देख लिया। अभय ने उसके कुछ बालों को पीछे हटाया और मुस्कुराते हुए कहा, अब से तुम्हारी ये क्लासेस भी शुरू होंगी। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि जिससे प्यार करते हैं उसके साथ क्या क्या किया जाता है। उसने गंभीर स्वर में कहा, खबरदार अगर किसी और से जानने की कोशिश की तो इसका हक सिर्फ मुझे है। उसकी आवाज इतनी सॉफ्ट और आकर्षक लग रही थी कि मानवी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसके पेट में जैसे तितलियां उड़ रही थी। अभय ने अपना माथा उसके माथे से सटाते हुए कहा, तुम्हें जल्दी से सब सीखना होगा बच्ची, तुम बहुत मासूम हो। मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हें समझना होगा कि एक लड़का और लड़की अपने प्यार में क्या क्या करते हैं। उसने धीरे से कहा, अगर अभी तुम्हें सब समझाऊंगा तो शायद तुम डर जाओ। थोड़ा वक्त दो, फिर सब अच्छे से समझा दूंगा। वो जिस तरह से मानवी को देख रहा था, मानवी की पूरी बॉडी कांपने लगी। वो डर रही थी, उसे बस घर जाना था। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे मम्मी के पास जाना है। अभय मुस्कुरा दिया। उसने अपनी उंगली से उसके होठों को छूते हुए कहा, मम्मी के पास नहीं, मेरे पास आना है, मेरी बाहों में रहना। अब जब मेरे पास हो तो सिर्फ मुझे देखो। मानवी को शर्म महसूस हो रही थी। अभय धीरे से फुसफुसाया, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आई कुड नॉट कंट्रोल माई फीलिंग। मानवी को नहीं पता था कि उसे क्या कहना चाहिए। उसके हाथ अभय के कंधों पर रखे हुए थे। वो बस खामोशी से उसकी फीलिंग्स को महसूस कर रही थी। इससे पहले कि अभय उसे दोबारा किस करता, उसका फोन बज उठा। अभय की आंखें गुस्से से भर गई। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि इस वक्त उसे कोई डिस्टर्ब करे। गुस्से में वो उठा और फोन की ओर देखा। उसकी माँ का कॉल था। उसे फोन उठाया नहीं, बल्कि मानवी की तरफ देखकर बोला, जाओ चुपचाप नीचे, शायद तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। मानवी को और क्या चाहिए था। वो चुपचाप बेड से उठ खड़ी हुई, लेकिन तभी अभय ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और उसके दुपट्टे और बालों को ठीक करते हुए बोला, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या मानवी अभय की बात मानेगी या हो जाएगा मामले का खुलासा? जब चंद्रिका को पता चलेगा मामला तो क्या होगा? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में खुलेंगे अतीत के गहरे राज। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहें हिज सीक्रेट ऑब्सेशन, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अभय ने मानवी का हाथ पकड़ा और उसके दुपट्टे और बालों को ठीक करते हुए बोला, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मानवी ने अपनी पलकें झुका रखी थी। उसे कुछ नहीं कहा। अभय ने अच्छे से उसके बाल सेट किए, फिर अपने अंगूठे से उसके होंठ सहलाए और उसके माथे को शिद्दत से चूम कर कहा, जाओ, इससे पहले कि मैं फिर से अपना कंट्रोल खो दूं। मानवी वहां से ऐसे भागी जैसे उसके पीछे कोई पागल कुत्ता पड़ा हो। जब वो भागते हुए लिफ्ट के पास पहुंची तो तारा और फाल्गुनी जी वहीं खड़ी थी। मानवी उनसे लिपट गई और फाल्गुनी जी से कहा, मुझे मम्मी के पास जाना है। फाल्गुनी जी अपनी बेटी को गुस्से से देख रही थी। तारा को भी पता नहीं था कि उसने क्या कर दिया था। उसने मानवी को बहुत बुरी तरह डरा दिया था। फाल्गुनी जी ने लंबी सांस ली और प्यार से कहा, अरे कोई बात नहीं, हम अभी नीचे चलेंगे, क्या तुम ठीक हो? मानवी ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा थोड़ा हल्का गुलाबी था। जब उसे याद आया कि अभय ने क्या किया था तो वो बहुत अजीब महसूस कर रही थी। तारा अभी कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसका मन कर रहा था कि वो मानवी से पूछे कि वे लोग क्या कर रहे थे, पर वो चुप रही। सब लोग नीचे आ गए। पिछली लॉन में जाकर मानवी की आंखें बड़ी हो गई।
सब कुछ बहुत खूबसूरत था, अच्छी लाइटिंग थी, हर जगह से अच्छी खुशबू आ रही थी। एक तरफ खाने के बहुत सारे स्टॉल लगे थे और दूसरी तरफ परफॉर्मेंसेस हो रही थी। मानवी ने वहाँ अपनी माँ को गले लगा लिया। चंद्रिका जी ने लंबी सांस ली। उन्हें बहुत मुश्किल से मानवी मिली थी। ये घंटा उनके लिए बहुत मुश्किल बीता था। वो बस यही सोच रही थी कि तभी तरुण ने कहा, चलो घर चलते हैं, रात काफी हो गई है। सब लोग उठकर बाहर की तरफ चल पड़े। ऊपर चौथी मंजिल से अभय ये सब देख रहा था। उसकी नजर मानवी से हट नहीं रही थी। उसे पता था कि ये लड़की थोड़ा डर गई है, लेकिन आज पहली बार उसने मुस्कुराया था। मानवी के जाने के बाद वो सीधे वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। ये लड़की उसके अंदर की तड़प को छेड़ गई थी। अभय ने अपने हाथ दीवार पर रखे। उसकी आंखों में सुकून था। उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बहुत नया था। रात काफी हो गई थी। सब लोग घर जा चुके थे। मानवी और उसकी दादी हॉल में बैठकर बातें कर रही थी कि तभी चंद्रिका जी ने उन्हें सोने को कहा। मानवी ने अपना चेहरा दादी के कंधे पर रखकर कहा, मुझे भी नींद आ रही है। मानवी के सोने के बाद चंद्रिका जी की सास उन्हें पास बिठाकर बोली, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? वो ठीक है। 19 साल पहले जो भी हुआ था वो हादसा था और वो बीत चुका है। उन्होंने गंभीर होकर कहा, सालों बीत गए। तुम जिस इंसान से उसे बचाना चाहती हो वो इस दुनिया में है या नहीं हम ये भी नहीं जानते। फिर भी तुम उसे कैद क्यों करना चाहती हो? उसे उड़ने दो, खुश रहने दो। चंद्रिका जी इमोशनल होकर बोली, मैंने उसे हमेशा सुरक्षित रखने का वादा किया है। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं उसे खुद से दूर भेज दूंगी, बहुत दूर, जहां उसे इंसान का साया भी न पड़े। उनकी सास ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, सालों बीत गए। हम सब ने वो शहर छोड़ दिया, यहाँ आकर बस गए और अपनी पहचान बदल ली। बहुत कुछ बदल गया, फिर भी तुम इंसान की वजह से मानवी को टॉर्चर क्यों करती हो? चंद्रिका जी ने जवाब दिया, माँ मैं उससे प्यार करती हूँ। सास ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा प्यार उसके लिए परेशानी खड़ी कर देता है। वो आम बच्चों की तरह अपनी जिंदगी जी भी नहीं पाती। उन्होंने कहा, 18 या 19 साल के बच्चे को सारी बातों की पूरी जानकारी होती है और मानवी आज भी उसे पायल पहनना नहीं आता। तुम क्या चाहती हो कि वो एक बच्चे की जिंदगी जीती रहे, आइसक्रीम और चॉकलेट के साथ उसकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे? उन्होंने समझाया, इस उम्र में शरीर में बदलाव होते हैं, कल को वो किसी की तरफ आकर्षित हो सकती है। तुम क्या चाहती हो कि वो सारी जिंदगी ऐसी ही रहे? तुमने अपने बेटों को भी इस तरह बनाया है कि वे कभी किसी रिश्ते को निभा नहीं पाएंगे। अपने बच्चों को खुली हवा में सांस लेने दो, अतीत को भूल जाओ। बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हैं। हमें तो प्रार्थना करनी चाहिए कि मानवी की जिंदगी में कोई ऐसा आए जो उसकी जिंदगी खुशियों से भर दे। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। मानवी अपनी गहरी नींद में थी। उसे एहसास नहीं था कि आज जो हुआ था वो हर बार होगा और इससे भी ज्यादा होगा। अभय के अंदर कई सारी भावनाएं बढ़ चुकी थी। चंद्रिका परेशान थी। उनकी माँ ने सही कहा था कि वक्त बहुत आगे निकल चुका था। क्या उन्होंने अपने बेटों को रोक टोक करके सब कुछ खराब कर दिया था? पर अब इसे कैसे ठीक किया जाए, पता नहीं। उसी समय फाल्गुनी जी अभय के कमरे की तरफ चली गई। आधी रात हो चुकी थी पर उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्हें अपने बेटे से सवालों के जवाब चाहिए थे। जब वो वहाँ पहुंची तो अभय जाग रहा था। वो लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी शायद रात और दिन जैसी कोई चीज नहीं थी। अभय ने बिना देखे कहा, आपको सो जाना चाहिए मॉम, रात के 1 बज रहे हैं। फाल्गुनी जी ध्यान से उसे देखकर कहती है, मेरे सवालों के जवाब दो, क्या तुम ठीक हो चुके हो? अभय बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, फिलहाल मैं बिजी हूँ, हम सुबह बात करेंगे। फाल्गुनी जी वहीं बैठ गई और रिपोर्ट को देखती हुई बोली, तुमने दोबारा टेस्ट करवाया है? मुझसे शेयर नहीं किया? तुम बड़े हो गए हो, अपनी माँ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते? उन्होंने गुस्से में कहा, मैं जानती हूँ कि तुम माफिया में बहुत ऊपर हो, बिजनेस में भी बहुत ऊपर हो, और मैंने तुम्हें जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। फिर उन्होंने दुखी होकर कहा, 9 साल पहले जो हुआ था उसकी गलती तुम्हारी नहीं थी, पर तुमने उसे सजा दी और मैंने भी दी। मैंने तुम्हारा साथ दिया क्योंकि तुम्हारे साथ गलत हुआ था। तुम इस तरह के बन गए। मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा। तुम एक पत्थर बन गए, एक हैवान बन गए। मैं चुप रही। फिर अब मुझे बताओ क्या चल रहा है? उस मासूम सी लड़की पर अपना गुस्सा उतार रहे हो या उससे प्यार करते हो? अभय ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, अगर आप यहाँ हारून की तारीफ करने आई हैं तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो क्या है या क्या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। रही बात मेरे ठीक होने की तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहता। फाल्गुनी जी थोड़ा नाराज होकर बोली, अब अपनी माँ से भी चीजें छुपाओगे? तुम तो मुझे सब कुछ बताते हो ना। मुझे मानवी पसंद है। तुम कहो तो हम कल उसके घर रिश्ता लेकर चले जाएं। वे लोग मना नहीं करेंगे। हाँ, मुझे बताओ क्या चल रहा है? अभय ने लंबी सांस ली, लैपटॉप बंद किया और आंखें बंद कर सोफे से टिक कर बोला, जब भी वो मेरे करीब आती है मेरी बॉडी रिएक्ट करती है। मैं अपनी फीलिंग्स को समझ पाता हूँ, महसूस कर पाता हूँ कि वो मुझे एहसास कराती है कि मैं इंसान हूँ, रोबोट नहीं। उसके करीब आने से मेरा दिल धड़कता है। जब पहली बार वो मेरे करीब आई, उसका हाथ मेरे दिल पर था, तभी मेरी बॉडी ने रिएक्ट करना शुरू किया। 9 साल बाद मैंने अपनी फीलिंग्स को महसूस किया। मैंने महसूस किया कि मैं इंसान हूँ, और दोबारा भी वही हुआ। उसकी एक झलक पाकर मैं पागल हो जाता हूँ। वो मेरी उस दवाई की तरह है जिसे मैं खो नहीं सकता। फाल्गुनी जी चुप हो गई। 9 साल पहले हादसे में अभय पैरालाइज हो गया था। वो व्हील चेयर पर था। 2 साल की मेहनत के बाद वो चलने फिरने लगा था,
लेकिन उसकी लोअर बॉडी इफेक्ट हो गई थी, जिस वजह से डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी पिता नहीं बन सकता। इसी वजह से अभय इतना बुरा बन गया। वो हंसने खेलने वाला लड़का हैवान बन गया था। उसे बहुत इलाज करवाया दुनिया के हर महंगे हॉस्पिटल और डॉक्टर से, पर सबने यही कहा कि वो कभी पिता नहीं बन पाएगा, उसकी लोअर बॉडी कभी ठीक नहीं हो सकती। अभय खामोशी से अपनी माँ को देख रहा था। वो हंसते हुए बोली, तो उससे शादी कर लो। अभय धीरे से बोला, मैं सब कर लूंगा, आपको जाना चाहिए और इसके बारे में आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। फाल्गुनी जी उठी और अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। फिर वो वहां से चली गई। अभय शांति से सामने लगी दीवार पर लगी पेंटिंग को देख रहा था। उस पेंटिंग में एक लड़की बेड पर उल्टी लेटी हुई थी और उसके पास एक लड़का बैठा था। वो थोड़ी देर पहले अभय की जिंदगी का एक सीन था जिसे उसने कैनवास पर बना लिया था। वो अपनी माँ की तरह बहुत अच्छी पेंटिंग करता था। अभय ने वो पेंटिंग अपने कमरे में ही लगा रखी थी ताकि वो मानवी को महसूस कर सके। अभय को बस मानवी का सच पता करना था। ये सब सोचते सोचते रात बीत गई, पता ही नहीं चला। सुबह बहुत ही खुशनुमा थी। मानवी जब उठी तो फिर से उसे अभय और अपनी पहली किस की याद आई। वो काफी नर्वस हो गई। उसने अपने होठों को हल्के से महसूस किया। वो रात के बारे में सोच रही थी कि तभी उसका ध्यान उसके फोन पर गया, जो किसी मैसेज की रिंगटोन की वजह से नोटिफिकेशन दे रहा था। मानवी ने देखा तो वो तारा का गुड मॉर्निंग मैसेज था। मानवी ने मुंह बनाया। तभी उसके मन में ख्याल आया कि क्या उसके सवालों के जवाब उसके फोन पर होंगे। उसे जल्दी से सर्च बटन पर क्लिक किया और जो उसके मन में चल रहा था वहाँ टाइप कर दिया। सामने बहुत सारी चीजें आई, कुछ ऐसी भी थी जिन्हें देखकर मानवी के होश उड़ गए। उसे जल्दी से अपना फोन नीचे फेंकते हुए कहा, छी, ये क्या है? वो जल्दी से कपड़े लेकर बाथरूम में भाग गई। बाथरूम में शावर के नीचे खड़ी वो बार बार वही सब सोच रही थी जो उसने अभी सर्च किया था। उसे अपनी बॉडी में अजीब सी वाइब्रेशन महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अभय का करीब आना उसे बुरा नहीं लगता। वो अभय की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि अभय की पर्सनालिटी इतनी शानदार थी कि मानवी जैसे कोई भी लड़की उसके लिए पागल हो जाती। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर बाहर आई तो उसने खुद को आईने के सामने खड़ा देखा। उसने अपनी बाहों को समेटा और मुस्कुरा उठी। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा कंफ्यूज था। फिर उसने अपना सिर झटका और खुद से कहा, क्या कर रही हूँ मैं? वो खड़ूस टीचर की बातें अपने दिमाग में दोहरा रही थी। वो खुद से बोली, आज से तू खड़ूस टीचर से दूर रहेगी। क्या मानवी अभय से रह पाएगी दूर? क्या है मानवी और अभय का पुराना अतीत? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में मानवी अभय की बातें अपने दिमाग में दोहरा रही थी। वो खुद से बोली, आज से तू खड़ूस टीचर से दूर रहेगी। फिर वो जल्दी से तैयार होने लगी क्योंकि कॉलेज के लिए वो लेट हो रही थी। अगर वो ज्यादा लेट हो जाती तो पक्का माँ से डांट पड़ती। जब वो नीचे आई तो सब लोग बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर उदासी थी। मानवी को थोड़ा अजीब लगा। वो अपनी दादी को गले लगाते हुए पूछने लगी, क्या हुआ? सब लोग ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? दादी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, हुआ तो कुछ नहीं, हम सबको एक अर्जेंट काम के लिए शहर से बाहर जाना होगा। उन्होंने आगे बताया, 2-3 दिन के लिए जाना पड़ेगा। वैसे तो तरुण और चिराग तुम्हारे पास रहते हैं, लेकिन इस बार चिराग पहले ही जा चुका है और तरुण को भी 2 दिन के लिए मीटिंग के लिए जाना है। इसलिए हम सब परेशान हैं कि तुम अकेली कैसे रहोगी। मानवी मुस्कुराते हुए बोली, मैं आप लोगों के साथ चली जाती हूँ। तभी चंद्रिका जी जल्दी से बोली, नहीं बेटा, तुम हमारे साथ नहीं जा सकती, वहाँ बच्चों का कोई काम नहीं है। ये कहकर वो थोड़ा डरी हुई लग रही थी। मानवी ने सिर खुजलाते हुए पूछा, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बच्चे नहीं जा सकते? तभी उसके पिता ने बात संभाली और कहा, तुम्हारी माँ का क्या है, वो तो कभी कभी कुछ भी कह देती है। असल में हम एक फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं। मानवी ने सवाल किया, आप लोग हर साल कहाँ जाते हो, मुझे और भाइयों को छोड़कर? पूरा हॉल एकदम से खामोश हो गया। मानवी के सवाल पर किसी ने जवाब नहीं दिया। हर साल ऐसा होता था कि सिंह परिवार के 3 लोग कुछ दिन के लिए कहीं चले जाते थे, लेकिन वे कहाँ जाते थे कोई नहीं जानता था और कभी भी बच्चों को लेकर नहीं जाते थे। इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि चिराग और तरुण दोनों ही घर पर नहीं थे। चिराग को अभय ने जलन के मारे भेज दिया था और तरुण सच में ऑफिस की बहुत जरूरी मीटिंग के लिए सुबह 5 बजे निकल चुका था। उसे 2-3 दिन लगने वाले थे। मानवी की दादी शांति से बोली, हम लोग जहाँ जाएंगे वह आश्रम है। बूढ़े लोग मन की शांति के लिए वहाँ जाते हैं, वहाँ बच्चों का कोई काम नहीं होता। वो गुस्से से अपने बेटे और बहू को घूर रही थी क्योंकि वे अक्सर कुछ भी बोल देते थे और बाद में उनसे बात भी नहीं बनती थी। मानवी थोड़ा डरते हुए बोली, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तरुण भाई के साथ भेज देते। इतने बड़े घर में मैं अकेली कैसे रह सकती हूँ? चंद्रिका जी खुद को मजबूर महसूस कर रही थी। सुबह वो तरुण को रोकना चाहती थी, लेकिन अगर वो उसे रोकती तो तरुण उनसे 1000 सवाल करता। वे खुद भी अपने बच्चों को समझा नहीं पा रहे थे। मानवी रोते हुए कह रही थी, मैं कहाँ जाऊंगी? अगर रात को मुझे कोई उठा कर ले गया तो मैं अकेले घर में नहीं रह सकती। मुझे अपने साथ लेकर जाओ, मैं भी आश्रम चली जाऊंगी। चंद्रिका जी थोड़ा गुस्से में बोली, तुम बड़ी हो गई हो, अब बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। हमारा जाना जरूरी है, इसलिए हम जा रहे हैं। वहाँ एक फंक्शन है, इसलिए तुम्हें साथ लेकर जाना जरूरी नहीं। ये सुनते ही मानवी रोने लगी। तभी उसकी दादी ने उसे चुप कराते हुए कहा, अरे तुम्हारी माँ हिटलर है। दादी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। इससे मानवी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि वो ज्यादा खुश होकर एंजॉय करेगी। सब लोग दादी की तरफ देखने लगे। दादी ने कहा, तारा मानवी की दोस्त है,
क्यों ना हम रायजादा परिवार को 2 दिन के लिए मानवी की देखभाल दे दें। हम 2 दिन बाद वापस आ जाएंगे। वैसे भी इस बार हम ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं है। 2 दिन बाद तरुण भी लौट आएगा। चंद्रिका जी ने मना करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, उनके घर में वो कैसे रहेगी। आप तरुण को फोन करें और उसे वापस बुलाएं। मीटिंग बाद में कर सकता है। तुषार जी गुस्से में थे। उनके बच्चे बड़े हो गए थे और सवाल करते थे जिनका जवाब उनके पास नहीं होता था। पिछले 19 सालों से वो हर साल वहाँ जाते थे और 1 हफ्ते के लिए रहते थे। इस बार वो 2-3 दिन के लिए जाना चाहते थे क्योंकि मानवी घर पर अकेली थी। तुषार जी ने कहा, मुझे माँ का आइडिया अच्छा लग रहा है। बड़ा परिवार है, उनके घर की सिक्योरिटी हमसे भी ज्यादा अच्छी है। मानवी वहाँ सबको जानती है, वे अच्छे लोग हैं और उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। उन्होंने आगे कहा, 2 दिन बाद तरुण आएगा तो उसे वहाँ से ले आएगा। तब तक वो वहाँ रह लेगी। तारा भी उसकी दोस्त है तो तारा के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मानवी अलग अलग चेहरे बनाते हुए बोली, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी रायजादा हाउस। वहाँ मेरी दोस्त तो रहती है, लेकिन मेरा खड़ूस टीचर भी वहाँ रहता है। वो मुझे अजीब तरह से छूता है और फिर मुझे कुछ हो जाता है। फिर वो जल्दी से सबको देखकर बोली, मुझे वहाँ जाना पसंद नहीं है। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे क्योंकि उसने अजीब तरीके से ये बात कही थी। उसकी दादी ने उसका कान पकड़ते हुए कहा, क्यों नहीं जाना, वहाँ सब इतने अच्छे हैं, मैं बात कर लेती हूँ उनसे। मानवी का चेहरा उदास था। उसे अभय से डर लग रहा था। अगर वो वहाँ रहेगी तो वो क्या क्या करेगा। जिस बात का उसे डर था उसे सोच कर ही उसका शरीर कांपने लगा था। अब वो अपने घर वालों को कैसे बताए कि उसका वो खड़ूस टीचर उसे छूता है। वो बताने से डरती थी, पर फिर भी वो उसे बुरा नहीं लगता था, बल्कि उससे उसे एक तरह का सुकून मिलता था। इंद्राणी जी ने जल्दी से भारती जी को फोन किया ताकि मानवी को वहाँ रहने के लिए कह सके। चंद्रिका जी इस बात के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। मानवी को सेफ रखना था और वही एक जगह थी। रायजादा हाउस में उस वक्त सभी नाश्ते की मेज पर बैठे थे। अभय भी अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर वहीं बैठा था। भारती जी ने फोन उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, इसे क्या कहना है सुबह सुबह मुझे। दूसरी तरफ से इंद्राणी जी ने उन्हें इमरजेंसी के बारे में बताया और पूछा कि क्या वे मानवी को 2 दिन के लिए अपने घर छोड़ सकती है। रायजादा परिवार को क्या चाहिए था, जैसे प्यासे को पानी। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। फोन रखकर भारती जी मुस्कुराई और बोली, किस्मत देखो तुम्हारी, मानवी 2 दिन के लिए वहाँ रहेगी। ये सुनकर अभय की आंखें ठंडी हो गई। वो सोच रहा था कि ये लड़की यहाँ क्यों रहेगी, क्या उसे मरना है। वो खुद को कितना मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन ये लड़की उसके घर पर आकर कैसे रह सकती थी। फिर भी अंदर ही अंदर अभय के दिल को सुकून और खुशी भी मिल रही थी। अब वो 24 घंटे मानवी को अपने करीब महसूस कर सकता था। ये बहुत खुशी की बात थी। तारा उछलते हुए बोली, अरे मैं तो उसे अपने रूम में रखूंगी, बहुत सारी चुगली करेंगे हम लोग। सभी हंसने लगे। फाल्गुनी जी भी बहुत खुश थी। अब वो मानवी को इस घर की बहू बनाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मानवी के आने की खबर सुनकर सभी खुश हो गए थे, जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। जब मानवी कॉलेज के लिए निकल रही थी, उसकी माँ ने उसका सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया था, क्योंकि अब वो घर वापस नहीं आएगी, बल्कि सीधा तारा के घर जाएगी। मानवी का चेहरा उदास था। वो पहली बार इस तरह रह रही थी। पहले तो परिवार के बिना एक दिन भी नहीं रहती थी। उसके भाइयों ने तो उसे बहुत प्रोटेक्ट किया था। चंद्रिका जी बहुत परेशान थी। मानवी को क्रेडिट कार्ड देते हुए उन्होंने कहा, इसे संभाल कर रखना, कुछ भी चाहिए तो ले लेना, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। फिर उन्होंने सख्ती से कहा, और ध्यान रखना, घर से अकेले बाहर मत जाना, अगर कहीं जाना हो तो किसी के साथ जाना, अच्छा खाना खाना। मानवी ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, अब जल्दी वापस आ जाओगी ना। चंद्रिका जी ने हाँ कहा और उसे कॉलेज भेज दिया। मानवी के जाने के बाद चंद्रिका जी रोने लगी। अंदर जाकर अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। एक पुरानी एल्बम निकालकर देखते हुए बोली, क्यों, सालों पहले मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, अब अपनी बेटी को नहीं खो सकती। उसे प्रोटेक्ट करना होगा, उसे प्रोटेक्ट करना होगा। मैं हर साल वहाँ जाती हूँ इस उम्मीद में कि कहीं तुम जाग जाओ और मुझे बताओ कि जो हुआ वो गलत था। बस मैं वो दुआ कर रही थी कि उसके सामने कभी सच ना आए, वरना वो हम सबसे नफरत करेगी और उसकी वजह तुम ही होगे। वो एक धुंधली सी तस्वीर से बातें कर रही थी। शायद अतीत में कुछ ऐसा था जो बहुत भयानक था। वो अपने बच्चों को उस सच से दूर रखना चाहती थी, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों न बन जाए। कॉलेज में तारा और मानवी चुपचाप बैठी थी। मानवी उदास थी। तारा ने उसे हंसाने के लिए कहा, चलो रात को मूवी देखते हैं और पिज्जा खाते हैं। पिज्जा का नाम सुनते ही मानवी खुश हो गई, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका खड़ूस टीचर खाने की ही सोच रहा था। अगर मानवी रायजादा हाउस जाती तो ऐसा कैसे हो सकता था कि अभय उसे अपने करीब करने की कोशिश न करता। अब तो वो मानवी को प्यार की क्लासेस देने वाला था। उसे मौका मिल गया था। मानवी सोच रही थी कि वो अभय से दूर रहेगी, लेकिन अभय भी सोच रहा था कि उसे अपने और करीब कैसे करे। उसने अपने आदमियों को सिंह फैमिली के पीछे लगा दिया था, ये पता करने के लिए कि ऐसा कौन सा राज है जिसे वे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ न कुछ तो होगा जो छुपा हुआ था। जितनी सच्चाई वे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, उतनी ही वे गहराई में जा रहे थे। फिलहाल अभय के पास सिर्फ 2 दिन थे। इन 2 दिनों में वो मानवी को अपने करीब करने की पूरी कोशिश करना चाहता था, ताकि मानवी भी उसके प्यार को स्वीकार कर ले। उसने कुछ प्लान बना लिया था जिसका मानवी को कोई अंदाजा नहीं था। वो इन सब बातों से अनजान थी कि अभय उसके साथ क्या क्या करने वाला था। पूरे दिन तारा और मानवी ने मिलकर बहुत सारे प्लान बनाए कि घर जाकर क्या क्या करेंगे। अब मानवी का मूड बेहतर हो गया था और वो तारा के साथ ज्यादा बातें करने लगी थी। वे रात को मूवी देखने, पिज्जा पार्टी करने और डांस मस्ती करने का प्लान बना रहे थे। साथ ही मानवी सोच रही थी कि वो फाल्गुनी से पेंटिंग की कुछ बातें भी सीख लेगी।
उसे नहीं पता था कि उसके सारे प्लान बेकार होने वाले थे, क्योंकि अभय के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अभय अब क्या करने वाला है मानवी के साथ? क्या है चंद्रिका जी का पुराना राज? लास्ट के 2 लेक्चर अभय के होते थे। हर कोई उसकी क्लास के लिए बहुत एक्साइटेड रहता था। ऐसा लगता था कि जो बाकी क्लासेस नहीं लेना चाहते थे वो अभय की क्लास मिस नहीं करेंगे, और ऐसा भी होता था। पूरी अटेंडेंस होती थी। लड़कियां तैयार होकर आती थी ताकि वो उन्हें देखकर शायद पसंद कर ले, और लड़के जो उसे पसंद करते थे उसकी तरह बनना चाहते थे। वे भी पूरी क्लास लेते थे। आज मानवी फिर सेकंड रो में तारा के साथ बैठी थी। आगे की रो में 3 लड़कियां बैठी थी जो ऐसे लग रही थी जैसे किसी फैशन हाउस से आई हो। उन्होंने ब्लैक कलर के छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। तीनों अच्छी दोस्त थी और अमीर घरों से थी। तीनों बहुत घमंडी थी। उनमें सबसे घमंडी नव्या थी। नव्या सेम फैमिली की लड़की थी और वो तारा को बहुत अच्छे से जानती थी। तारा के साथ में स्कूल में पढ़ी हुई थी, लेकिन तारा उसे खास पसंद नहीं करती थी। नव्या हमेशा अमीर लड़कों के साथ रिलेशन में रहती थी। जब भी उसे कोई नया लड़का अच्छा लगता वो पुराने बॉयफ्रेंड को छोड़ देती। नव्या यहाँ भी वही करना चाहती थी। जिस दिन से उसने अभय रायजादा को देखा था उसे लग रहा था कि वो इतनी खूबसूरत है कि अभय उसके पीछे पागल हो जाएगा। नव्या पहले रो में इसलिए बैठी थी क्योंकि अभय तो मानवी को देखता था, लेकिन उसे लगता था कि वो उसे देख रहा है। नव्या, आंचल और सीमा तीनों तारा के गुड बुक्स में आने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने तारा के साथ दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं आया। तारा की दोस्ती मानवी और अकीरा से हो गई थी। स्कूल में भी तारा ने कभी उनसे खास बात नहीं की थी। वे लोग एक ही स्कूल से आए थे। तारा का नेचर सब जानते थे। वो बहुत ही मुंहफट लड़की थी और तारा रायजादा परिवार से थी। ये बात लड़कियां कॉलेज में किसी को बता नहीं सकती थी, वरना उनका हाल बुरा हो जाता। नव्या के अलावा दोनों लड़कियों को नहीं पता था कि तारा इतने बड़े परिवार से है, इसलिए नव्या उन्हें हमेशा तारा को खुश करने को कहती रहती थी। इस वजह से उन्हें सब पता चल गया था। अभय की क्लास शुरू होने वाली थी। मानवी ने मन ही मन सोच लिया था कि आज वो अभय से दूर रहेगी, लेकिन उसे क्या पता उसकी किस्मत में क्या लिखा था। जैसे ही अभय क्लास में आया उसने ठंडी नजरों से सबको देखा। उसकी नजरें मानवी पर ठहरी थी। अभय का मन कर रहा था कि वो इस लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर ले, लेकिन उसने खुद को शांत किया और पढ़ाना शुरू किया। आज भी अभय ने 1 घंटा पढ़ाने के बाद आधा घंटा टेस्ट के लिए दिया था। ये सरप्राइज टेस्ट था और बच्चे एक्साइटेड थे। एक लड़के ने सबकी नोटबुक इकट्ठी की और टेबल पर रख दी। अभय वहां से जाने के लिए मुड़ा, तभी नव्या खड़ी होकर नोटबुक्स लेने लगी ताकि वो उन्हें अभय के स्टाफ रूम में रख सके। वो अभय के करीब जाना चाहती थी, लेकिन इसके उलट अभय ने जोर से कहा, मानवी, मेरे स्टाफ रूम में सारे नोट्स लेकर आओ। ये सुनकर नव्या का चेहरा उतर गया, लेकिन वो मानवी को गुस्से से देख रही थी। मानवी का चेहरा डर से भर गया। वो नहीं जाना चाहती थी। उसने अपनी फ्रॉक कसकर पकड़ ली और तारा की तरफ बेचारी सी शक्ल बनाकर देखती हुई बोली, मुझे नहीं जाना तुम्हारे भाई के रूम में। बोलो ना खड़ू सर को मुझे ना बुलाए। तारा ने अपने दांत दिखाए और सख्ती से कहा, मेरी नहीं चलने वाली। अच्छा होगा तुम चली जाओ, वरना ऐसा ना हो कि वो तुम्हें उठाकर लेकर जाएं। फिर मुझे मत कहना कि कुछ गड़बड़ हो गई। वे दोनों इतनी धीरे धीरे बातें कर रही थी कि किसी को उनकी बात सुनाई नहीं दे रही थी, यहाँ तक कि उनके आगे बैठी दोनों लड़कियों को भी नहीं और उनके पास बैठी अकीरा को भी नहीं। अभय वहां से जा चुका था। नव्या गुस्से से नोटबुक्स को वहीं पटकते हुए चिल्लाई, तुम्हें सर ने बुलाया है, तुम्हें सुनाई नहीं देता? तारा मानवी को सारे क्लास के नोटबुक्स पकड़ाते हुए बोली, अच्छा ध्यान से जाना, कहीं गिर मत जाना, क्योंकि नोटबुक्स काफी ज्यादा हैं। बड़ी मुश्किल से मानवी ने इतनी सारी कॉपियां उठाई और अभय के स्टाफ रूम की तरफ चल दी। नव्या उससे नफरत से देख रही थी और उसके साथ वाली दोनों लड़कियां भी। नव्या गुस्से से कह रही थी, इसमें क्या खास है? कपड़े देखो कैसे पहने, बहनजी टाइप के। इसे सबक सिखाना पड़ेगा, कहीं ये मेरे अभय पर लाइन तो नहीं मार रही। तभी दूसरी लड़की आंचल बोली, अरे तुम्हें लगता है उसके मुंह से कोई शब्द निकलते हैं? तीसरी लड़की ने कहा, मुझे तो वो थोड़ी सीधी लगती है। तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारी जो ड्रेस है वो कितने लाखों की है, इतना तो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकती। उन तीनों की बातें तारा और अकीरा सुन रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। तारा ने मन ही मन सोचा, इस बेवकूफ को पता भी नहीं है कि मानवी ने जो फ्रॉक पहनी है उसकी कीमत लाखों में है। वहीं जब मानवी स्टाफ रूम के बाहर पहुंची तो वो लंबी सांस लेकर अपने डर को संभाल रही थी। उसे अभय से बहुत डर लग रहा था। तभी अंदर से अभय की आवाज आई, अंदर आ जाओ। उस आवाज में एक अजीब आकर्षण था। मानवी को ऐसा लगा जैसे आवाज से ही वो छू गया हो। वो जल्दी से अंदर गई, सारी नोटबुक्स वहीं रख दी और पलटकर जाने ही वाली थी कि अभय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सख्ती से, मैंने जाने को नहीं कहा। मानवी ने अपनी आंखें झुका ली। अभय की करीबी उसे पागल कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट में गुदगुदी हो रही हो। उसने एक भी बार आंखें उठाकर सामने खड़े शख्स को नहीं देखा, जो शिद्दत और जुनून से उसे देख रहा था। अभय के चेहरे पर काफी सुकून और शांति थी। अब वो डरावना नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा जुनून था। उसने उसे अपने और करीब करते हुए गंभीर होकर कहा, मेरी तरफ देखो। उसकी ठंडी आवाज मानवी को डराने के लिए काफी थी। मानवी का दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। अभय ने अपना नाक उसके नाक से रगड़ते हुए गंभीर होकर कहा, मैं चाहता हूँ तुम एक और क्लास दो, जो आगे जाकर तुम्हें और मुझे फायदा देगा, हमारे रोमांस की क्लास। मानवी हैरान थी और हैरानी से अभय की तरफ देख रही थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि वो किस बारे में कह रहा था। तभी अभय ने फिर से ठंडी आवाज में कहा, आज तुम हमारे घर आ रही हो तो रात को मेरे रूम में आ जाना।
उसने ये बात अजीब से लुक के साथ कही थी। मानवी की पूरी बॉडी सिरहन में आ गई थी। मानवी डरते हुए अभय की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। अभय की करीबी उसे डराती भी थी और सुकून भी देती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस फीलिंग को क्या कहा जाए। अभय का हाथ उसके चेहरे पर था। वो अपने अंगूठे से उसके गाल और होंठ सहला रहा था। ये टच बिल्कुल भी गंदा नहीं था। उसे इतना अच्छा लग रहा था कि वो बार बार अपनी पलकें झपका रही थी। उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। लेकिन तभी उसे सुबह फोन में सर्च की हुई बातें याद आई। वो जल्दी से अभय को धक्का देकर 2 कदम पीछे हट गई। अभय ने अपनी खाली हाथों को देखा। उसकी आंखें गुस्से से भर आईं। ऐसा लग रहा था जैसे मानवी का दूर जाना उसे पसंद नहीं आया। अभय का दिल खाली होता हुआ दिख रहा था। उसकी ठंडी आंखें मानवी को डराने लगी। तभी अपनी ठंडी आवाज में अभय ने गुस्से के साथ कहा, मेरे पास आओ। मुझसे दूर जाने का कभी सोचना मत। तुम खुद आई हो मेरी जिंदगी में। मैं नहीं आया था तुम्हारे पास, तुम आई थी मेरे पास। मानवी की आंखों में आंसू आ गए। वो डरते हुए बोली, मुझे जाना है सर। इतना बोलने में उसने बहुत हिम्मत जुटाई थी। अभय बिना भाव दिखाए बोला, पहले मेरे पास आओ। उसकी आवाज में अभी भी नाराजगी थी। मानवी नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो वहीं खड़ी रही। अभय अपना आपा खो रहा था, लेकिन वो इस लड़की पर अपना गुस्सा नहीं उतार सकता था। वो बहुत मासूम थी। वो खुद को शांत करते हुए कह रहा था, अभय रायजादा को तुमसे प्यार हो गया है। फिर उसने 2 कदम आगे बढ़ाए और मानवी को अपने गले से लगा लिया। वो जैसे छोटे बच्चे की तरह रोने लगी। उसके आंसू अभय की शर्ट को भिगो रहे थे। अभय उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, अच्छा मेरी बात सुनो। मानवी ने अपनी भीगी हुई आंखों से उसे देखा। अभय ने उसकी आंखों पर किस करते हुए कहा, तुम्हारी रोमांस की क्लास शुरू करते हैं। तुम्हें अभी कुछ नहीं पता, लेकिन आगे जाकर हमें शादी करनी है, तो तुम्हें सब कुछ बताना होगा ताकि हमें दिक्कत ना हो। शादी का नाम सुनते ही मानवी को अजीब सी खुशी महसूस हुई, पर वो समझ नहीं पाई कि क्या कहे। वो हैरानी और थोड़ी परेशानी से अभय की तरफ देख रही थी। उसे ये फीलिंग समझ नहीं आ रही थी कि उसे अभय का टच बुरा नहीं लगता, ना ही उसे नफरत होती है, पर फिर भी वो उससे डरती थी। वो जिस तरह गुस्से से पेश आता था वो डराता था। मानवी ने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया था। अभय का किस करना उसे बहुत सुकून दे रहा था। वो आगे कुछ करने की सोच रहा था कि अचानक फोन की घंटी ने उनकी रोमांस की दुनिया को तोड़ दिया। अभय ने मानवी को शांत करते हुए वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन जाते जाते उसे धमकी देते हुए कहा, अगर रात को तुम मेरे रूम में नहीं आई तो फिर मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा और फिर वो सब करूंगा जिसकी तुम्हें नॉलेज भी नहीं। मानवी वहां से ऐसे भागी जैसे पागल खाने से छूट कर आई हो। वो जल्दी जल्दी क्लास की तरफ जा रही थी कि अचानक वो किसी से टकरा गई। उसने देखा सामने एक लंबा लड़का खड़ा था। क्या मानवी की जिंदगी में किसी नए शख्स की होने वाली है एंट्री? क्या अभय की बात मानेगी मानवी? मानवी अभय के पास से भाग गई थी जैसे वो पागल खाने से छूट कर आई हो। वो जल्दी जल्दी क्लास की तरफ जा रही थी कि तभी वो किसी से टकरा गई। उसने देखा सामने एक लंबा सा लड़का खड़ा था। मानवी ने उसे पहली बार देखा था। वो कॉलेज का तो नहीं लग रहा था। मानवी सिर सहला रही थी और नाक भी, जो टकराने की वजह से दर्द कर रही थी। वो लड़का ध्यान से मानवी को देख रहा था। उसने अभी मानवी की बाजू पकड़ी हुई थी ताकि वो गिर न जाए। ये हारून था जो तारा को लेने आया था। कॉलेज का टाइम खत्म हो चुका था और हारून को मानवी के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो आज ही मुंबई से लौटा था। वो अपने म्यूजिकल शो की वजह से बाहर गया हुआ था। अभय और मानवी का क्या सीन है उसे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। हारून मुस्कुराते हुए बोला, छोटी बच्ची तुम ठीक हो? मानवी मुंह फुलाते हुए बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ और मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ तारा भी आ गई। उसने हारून को देखकर कहा, भाई आप यहाँ? मैं मानवी को ढूंढ रही थी। वो पिछले 15 मिनट से गायब थी। सभी बच्चे जा चुके थे क्योंकि लेक्चर खत्म हो गए थे। मानवी ने तारा की तरफ देखकर कहा, भाई? तारा हंसते हुए बोली, हाँ ये मेरे दूसरे भाई हैं, हारून, जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तुमने सीक्रेट लवर सॉन्ग सुना है ना? ये उसी के सिंगर हैं। मानवी हैरान होकर बोली, ओह माय गॉड, तुम्हारे घर में सब अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखते हैं। इसका मतलब ये वही सिंगर है जिनका नाम सीक्रेट लवर से वायरल हो रहा था, लेकिन इनकी शक्ल तो किसी ने देखी नहीं थी। मानवी की मासूम बातें सुनकर हारून मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया तो प्लीज किसी को मत बताना। अब तक हारून को मानवी के बारे में और कुछ भी नहीं पता था। उसे लग रहा था ये लड़की शायद तारा की दोस्त होगी। वो घर नहीं गया था, बस सीधा तारा को लेने आ गया था, क्योंकि उसकी माँ का फोन आया था कि वो तारा को कॉलेज से ले आए और साथ में उसकी कोई दोस्त भी आने वाली है। मानवी ने तारा की तरफ देखकर कहा, मुझे भूख लगी है। तारा सिर खुजाते हुए सोच रही थी, इस लड़की को कितनी बार भूख लगती है। अभी 2 घंटे पहले ही तो हमने कैंटीन में कितना कुछ खाया था। वो दोनों बैग लेकर हारून के साथ घर की ओर निकल गई। वहीं अभय इन सब चीजों से अनजान था, क्योंकि वो गेट की तरफ आया ही नहीं था। वो कॉलेज के पिछले गेट से अपने काम के लिए निकल गया था, क्योंकि बच्चे उसके पीछे पड़े रहते थे। अगर अभय को पता होता कि हारून तारा और मानवी को लेने आने वाला है तो शायद तहलका मच जाता। ऐसा नहीं था कि वो भाई से नफरत करता था, बस बहुत ज्यादा नाराज था, और इसकी वजह बहुत बड़ी थी। एक ऐसी वजह जिसने दोनों भाइयों के बीच दरार डाल दी थी। कुछ ऐसा हुआ था 9 साल पहले, जिसकी वजह से हारून ने अपना प्यार खो दिया था और अभय ने अपनी जिंदगी का मकसद। फिलहाल हारून ड्राइव कर रहा था, तारा आगे बैठी थी और मानवी पीछे। उसकी अजीब अजीब हरकतें हारून को हंसने पर मजबूर कर रही थी। शायद सालों बाद वो मुस्कुराया था। ये लड़की बचपने से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था। मानवी की शक्ल इतनी मासूम थी कि कोई भी देखे तो मुस्कुरा दे। ऊपर से उसकी हरकतें, वो बाहर की चीजें देखकर खुश हो रही थी,
चहक रही थी। जब भी कोई पिज्जा शॉप आती वो जोर जोर से बोलती, मुझे भूख लगी है। तारा उसे टाल देती और कहती, हम लोग आगे रुकेंगे। वे लोग किसी नॉर्मल शॉप पर जाकर खाना नहीं खा सकते थे क्योंकि हारून को लोग पहचान जाते। म्यूजिक इंडस्ट्री में वो प्रोड्यूसर और सिंगर था। उससे भी ज्यादा उसकी पर्सनालिटी और मानवी की मासूमियत देखकर तारा उसे कहीं भी ले जाने से बच रही थी। थोड़ी देर बाद वे लोग घर पहुंच गए। आज मानवी ने ध्यान से घर को देखा। पिछली बार वे रात को आए थे तो कुछ खास नजर नहीं आया था, लेकिन आज वो हैरान थी। घर की खूबसूरती देखकर वो चौंक गई थी। घर में सब बहुत खुश थे। अलग अलग तरह का खाना बना था सिर्फ मानवी के लिए। फाल्गुनी जी ने सोच लिया था कि वे इस लड़की को इतना प्यार देंगी कि वो यहीं रह जाए। उन्होंने उसे अपनी बहू मान लिया था और इस घर की बड़ी बहू की तरह ही प्यार और सत्कार देने का फैसला किया था। सब लोग मानवी को देखकर खुश थे। अब मानवी को भी अच्छा लग रहा था। सब लोग उससे अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन किसी ने एक चीज नोटिस नहीं की थी, हारून का एक्सप्रेशन। वो लगातार मानवी को देख रहा था। अगर किसी ने ये नोटिस किया होता तो शायद उसे रोकते, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो सही नहीं था। मानवी और तारा अपने कमरे में चली गई। दोनों फ्रेश हुई और बाहर आ गई। मानवी को भूख लगी थी, इसलिए वो जल्दी से खाने के लिए दौड़ गई। इतनी सारी खाने की चीजें देखकर मानवी बहुत खुश हो गई। वो दांत दिखाते हुए बोली, क्या मैं सब खा सकती हूँ? उसकी इतनी बचपने से भरी बातें सुनकर भारती जी और भास्कर जी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें अब अपने पोते पर तरस आ रहा था, जिसने एक बच्ची से प्यार जो किया था। रायजादा परिवार ने मानवी को सिर आंखों पर बिठा रखा था। वे लोग उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रख रहे थे। फाल्गुनी जी बार बार उसे पूछ रही थी कि उसे कुछ चाहिए तो बता दे। मानवी को लग रहा था जैसे वो कोई प्रिंसेस हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये लोग इतने अच्छे हैं। उसे एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो अपने घर पर नहीं है, बल्कि इन सबका प्यार देखकर वो बहुत खुश थी। उसने तारा और सबके साथ खूब मस्ती की। उसने भास्कर जी और भारती जी के साथ बैठकर लूडो भी खेला। इतना प्यार देखकर उसका मन और शरारतें करने का कर रहा था। उसे अपनी माँ की बातें याद आ रही थी कि अगर उसने कोई उटपटांग हरकत की तो माँ उससे बात नहीं करेंगी। शाम कब हो गई मानवी को पता ही नहीं चला। हल्का अंधेरा हो गया था। जैसे जैसे रात होने लगी मानवी को अभय की बातें याद आने लगी। मस्ती मजाक में वो भूल ही गई थी कि वो उसी खड़ूस टीचर के घर पर है जिसने उसे धमकाया था कि अगर वो उसके रूम में नहीं आई तो वो पता नहीं क्या कर देगा। मानवी ने मुंह बनाते हुए मन में सोचा कि वो बिल्कुल नहीं जाने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे यूं सोच में डूबा देखकर तारा ने पूछा, क्या हुआ? लेकिन मानवी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मूवी देखी और फिर नीचे आ गई क्योंकि डिनर का टाइम हो गया था। उन्हें बुलाने के लिए नौकर आया था। जब से मानवी घर आई थी सब लोग वहीं थे, सिर्फ अभय और हारून के अलावा। हारून भी जा चुका था। डिनर टेबल पर भी वे दोनों नहीं थे। सब लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। अभय अभी तक नहीं आया था। भारती जी तारा की बचपन की बातें बता रही थी। काफी देर हॉल में बैठने के बाद सब लोगों ने मानवी को अच्छे से जान लिया था। वो लड़की इतनी मासूम और बचपने से भरी हुई थी कि सब सोचने लगे थे वो उनके शैतान बेटे को कैसे संभालेगी। फाल्गुनी जी के मन में चिंता थी। उनके बेटे और इस लड़की की उम्र में भी फासला था। अभय की उम्र में उसे अपनी पत्नी से काफी उम्मीदें होंगी और यहाँ ये लड़की जिसे कुछ पता ही नहीं है। फाल्गुनी जी ने मन में सोचा, बहुत मुश्किल होने वाली है। तारा और मानवी अपने रूम में आ गई। मानवी खुश थी कि अभय अभी तक घर नहीं आया था। वो मस्ती में तारा के साथ बेड पर लेट गई और दोनों बातें करने लगी। तभी मानवी का फोन जोर से बजा। मानवी ने देखा उसके भाई तरुण का फोन था। उसे जल्दी से उठा लिया। तरुण ने थोड़ी देर बात करने के बाद उसे अच्छा लगा। तरुण ने कहा कि वो परसों आ जाएगा और उसे ले आएगा। वो अपनी माँ और पिता से बहुत नाराज था क्योंकि उन्होंने मानवी को इस तरह अनजान के घर छोड़ दिया था। लेकिन मानवी के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर उसे तसल्ली हुई। गुड नाइट कहकर उसने फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद फिर से मानवी का फोन बजने लगा। उसे लगा फिर से घर से कॉल है। उसने बिना देखे ही उठा लिया। सामने से अभय की ठंडी आवाज आई, तुम्हें कहा था ना मेरे रूम में आना है, अब तक आई क्यों नहीं हो? आवाज सुनते ही मानवी उठकर बैठ गई। तारा ने उसे देखकर कहा, क्या हुआ? सोना नहीं है? 12 बजने वाले, चलो सो जाओ, कल कॉलेज भी है और अपने भाई को बोलो कल बात कर ले। इतना कहकर वो पलटकर लेट गई। मानवी के कान पर अभी भी फोन लगा हुआ था। वो डर रही थी, इसलिए बिना कुछ बोले जल्दी से फोन काट दिया। मानवी की सांसें तेज हो गई थी। वो तो बातें करने के चक्कर में भूल ही गई थी कि अभय घर आ गया होगा। उसने अपना फोन जल्दी से साइलेंट कर दिया क्योंकि वो फिर से बजने लगा था। सामने से फिर से अननोन नंबर था। जब उसने कॉल नहीं उठाई तो मैसेज आने लगे। गुस्से वाले इमोजी के साथ लिखा था, तुम आ रही हो या मैं आऊं, सोच लो। मानवी के हाथ पैर फूल रहे थे। वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ सोच रही थी अगर अभय आ गया तो क्या होगा। उसके मन में सुबह की बातें भी घूम रही थी। अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? वहीं अभय गुस्से से जल रहा था। वो सोच रहा था ये लड़की आई क्यों नहीं, उसका फोन भी नहीं उठा रही, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। इस वक्त अभय शर्टलेस था। अभी अभी शावर लेकर लौटा था और मानवी का इंतजार कर रहा था। जब वो नहीं आई तो उसने फिर से फोन किया। उसकी बॉडी पर बने टैटू साफ नजर आ रहे थे। वो गुस्से में था। उसे मानवी चाहिए थी अपनी बाहों में। मानवी ने उसके अंदर की भावनाओं को बहुत ज्यादा उकसा दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे कंट्रोल करे। मानवी को पाने की तड़प उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। उधर मानवी डर से कांप रही थी। वो सोच रही थी अगर वो नहीं गई तो पता नहीं क्या होगा। क्या मानवी अभय के पास जाएगी? क्या हारून और अभय के बीच फंसने वाली है मानवी? अभय के उसके रूम में बुलाने पर भी नहीं जाने पर मानवी डर से कांप रही थी।
वो सोच रही थी अगर वो नहीं गई तो कॉलेज में उसके साथ क्या होगा। वो जानती थी कि उसका वो खड़ूस टीचर क्या कर सकता है। अगर वो यहाँ आ गया तो वो सबको क्या जवाब देगी। ये सोचकर वो और घबरा गई। तभी फिर से फोन पर एक मैसेज आया, ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये देखकर मानवी की हालत और खराब हो गई। वो बिना स्लीपर पहने ही बाहर की ओर दौड़ गई। वो इतनी तेज भाग रही थी जैसे उसे कोई ट्रेन पकड़नी हो। जल्दी से लिफ्ट के पास जाकर उसने 4th फ्लोर का बटन दबा दिया। रात का वक्त था, सब लोग सोने जा चुके थे। उधर तारा ने पलटकर मानवी को भागते हुए देखा और मुस्कुरा दी। उसे सब पता था उसका भाई कितना शातिर है, वो मानवी को अपने कमरे में बुलाएगा ही। तारा आराम से सो गई थी। उसे यकीन था कि मानवी सुबह तक नहीं लौटेगी। इधर मानवी जब 4th फ्लोर पर पहुंची तो अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसकी हालत खराब थी, चेहरा रोने जैसा था, लेकिन दिल में अजीब सी फीलिंग हो रही थी। बहुत मुश्किल से वो अभय के कमरे के पास जाकर खड़ी हुई और अपना हाथ बढ़ाकर डोर को खोलने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक अंदर से अभय का एक हाथ आया और उसे खींच लिया। मानवी ने जब उसे इस तरह देखा तो वो शर्म और घबराहट से कांपने लगी। वे दोनों बहुत करीब थे। मानवी के हाथ उसके सीने पर थे। अभय ने हल्के से उसकी कमर दबाते हुए कहा, सजा मिलेगी मेरे फोन और मैसेजेस अवॉइड करने की। बोला था ना जल्दी आना, तुम्हारी क्लास शुरू करनी है। लगता है तुम मेरी बातों को सीरियस नहीं लेती। अभय की आंखें हल्की लाल थी जो बता रही थी कि वो कितना गुस्से में है। मानवी के मुंह से हल्की आह निकल गई। बस इसी आह ने अभय का गुस्सा गायब कर दिया। उसने ध्यान से मानवी को देखा। उसने पिंक कलर का नाइट सूट पहना हुआ था। उस ड्रेस में मानवी बहुत सुंदर लग रही थी। अब वो बच्ची नहीं, एक खूबसूरत लड़की लग रही थी। अभय की नजर उसके गले पर थी जहाँ उसकी कॉलर बोन साफ दिख रही थी। उसके बिखरे हुए बाल, बड़ी बड़ी आंखें, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अभय जैसे बोलना ही भूल गया। वो अपना गुस्सा भी भूल गया था। अचानक उसने मानवी को उठाया और बेड पर ले जाकर बिठा दिया। मानवी हल्का सा चौंक गई। वो ध्यान से अभय को देख रही थी जो उसे गहरी नजरों से देख रहा था। मानवी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अभय को इस तरह देख सके। उसकी पूरी बॉडी बहुत अट्रैक्टिव थी। अभय एकदम से उसके करीब आया और उसके हाथों को पकड़ते हुए उसके होठों पर झुक गया। अभय मानवी को लगातार किस कर रहा था। उसका मन नहीं था कि वो रुके। जब मानवी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो उसने अपने पैर और हाथ हिलाने शुरू कर दिए। तब जाकर अभय को एहसास हुआ कि वो उसे जबरदस्ती किस कर रहा है। वो हल्का सा उससे दूर हो गया। मानवी अपनी भीगी हुई आंखों से उसे देख रही थी। वो घबरा गई थी। अभय ने अपने अंगूठे से उसके होठों पर हल्का सा दबाते हुए कहा, ये तुम्हारी सजा थी, अगली बार मुझे अवॉइड मत करना। तुम आने में इतनी देर कर देती हो ना। मानवी को अभय की बातें समझ नहीं आ रही थी। वो उसे इस तरह ट्रीट करता था जैसे वे कोई कपल हो। मानवी खामोशी से अभय को देख रही थी और उसकी आंखों में अपने लिए एक अजीब सी तड़प देख रही थी। मानवी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। अभय ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ फेरा तो मानवी चहक उठी। अभय की ये फीलिंग बहुत अलग थी। उसने ये पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसकी ठंडी उंगलियां मानवी के कंधे पर थी। अभय ने हल्का सा झुककर उसके कान के पास जाकर कहा, चलो रोमांस का पहला पार्ट शुरू करते हैं। मानवी ने चादर को कसकर पकड़ लिया था। अब तक वो यहाँ आने को तैयार नहीं थी। उसे अभय से डर भी लग रहा था, लेकिन जो वो कर रहा था वो उसे अच्छा भी लग रहा था। उसे अपने पेट में गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। उसने एक बार भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत नया था। वो ध्यान से अभय को देख रही थी। अभय ने हल्के से उसकी शर्ट कंधे से नीचे कर दी और कहा, मैं जो कर रहा हूँ उसे महसूस करो। उसने अपने होठ उसके कंधे पर रख दिए। मानवी ने और भी कसकर चादर पकड़ ली। अभय के होठों ने उसके कंधों पर प्यार की बारिश शुरू कर दी थी। अगर मानवी छोटी नहीं होती तो शायद वो अपनी लिमिट क्रॉस कर लेता। अभय अपने दांतों से वहां निशान बना रहा था और मानवी कांप रही थी। उसके मुंह से मधोशी की हल्की आवाजें निकलने लगी थी। मानवी इतनी बह गई थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि अभय के हाथ उसके कपड़ों के अंदर चले गए थे और वो उसके पेट को सहला रहा था। मानवी बस महसूस कर रही थी। अभय ने उसे पलट दिया और उसकी शर्ट कंधे से नीचे कर दी। फिर पीछे से उसे बाहों में भरकर होंठ रखते हुए कहा, जिससे हम प्यार करते हैं उसके जिस्म पर अपने प्यार की मोहर लगाते हैं। जिससे हम प्यार करते हैं उनसे दूरियां बर्दाश्त नहीं होती, जैसे मैं तुझसे दूर नहीं रह पाता हूँ। बच्ची, तुम्हें मेरा होना होगा। तुमने मुझ पर इस तरह काबू कर लिया है कि मैं हर वक्त तुम्हें सोचता रहता हूँ। अभय के हाथ मानवी के पेट से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। मानवी ने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। बंद आंखों से वो सब कुछ महसूस कर रही थी। आज उसने अपने आप में एक अजीब फीलिंग महसूस की थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। अभय का हाथ थोड़ा और ऊपर गया तो मानवी ने जल्दी से अपने हाथ उसके हाथों पर रखकर आंखें खोल दी। वो बुरी तरह डर गई थी। अभय जो बहक चुका था, उसने जब महसूस किया कि मानवी उसे रोक रही है तो उसने उसे फिर से सीधा लेटा दिया। उसके ऊपर आते हुए उसके हाथों को पकड़कर कहा, तुम्हें ये सब सीखना होगा, एक एक स्टेप सीखना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जिस दिन शादी करूंगा उस दिन रुकूंगा नहीं, इसलिए पहले सब कुछ सीख लो। अभय की आंखों में मानवी को एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। वो डर के बावजूद उसे ध्यान से देख रही थी। अभय झुककर फिर से उसके होठों को चूमने लगा, लेकिन इस बार वो बहुत सॉफ्ट था, वाइल्ड नहीं। अब मानवी भी उसे रोक नहीं रही थी, बल्कि वो इस किस को महसूस कर रही थी। उसे अच्छा लग रहा था। अभय ने भी अपनी लिमिट से ज्यादा कुछ नहीं किया। वो जानता था कि उसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मानवी उसके करीब आने से डरने लगे। अभय मानवी को प्यार करता था। वो कोई ऐसी लड़की नहीं थी जिसे वो सिर्फ अपनी फिजिकल डिजायर पूरी करना चाहता था। उसे मानवी के साथ अपना फ्यूचर देख लिया था। उसे लगता था कि यही लड़की है जो उसके बच्चों की माँ बनेगी, जो पूरी जिंदगी उसकी बाहों में रहे। काफी देर किस करने के बाद अभय बेड पर लेट गया। उसने अपने हाथ बढ़ाकर मानवी को अपने ऊपर ले लिया। मानवी लंबी लंबी सांसें ले रही थी।
और अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वो उसके सीने पर सिर रखे उसकी धड़कनें सुन रही थी। अभय का एक हाथ उसकी पीठ पर था, दूसरा उसके बालों में। वो ध्यान से मानवी को देख रहा था। हल्की डिम लाइट में भी मानवी कितनी खूबसूरत लग रही थी। उसके कंधे पर बने निशान अभय को साफ दिख रहे थे। वो मुस्कुरा उठा। आज से पहले उसने ये एहसास कभी महसूस नहीं किया था। अभय का मन कर रहा था कि वो अभी उसे पाले, अभी ही उसमें समा जाए, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने सोचा जिस दिन वो उससे शादी करेगा उस दिन हर दूरी खत्म कर देगा। तब तक वो उसे धीरे धीरे सब कुछ समझाएगा, सिखाएगा। काफी देर बाद मानवी शांत हो गई। अब उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि सुकून मिल रहा था अभय की बाहों में। वे दोनों बहुत करीब थे। अभय ने शर्ट नहीं पहनी थी, तो मानवी का सिर उसके सीने से टच कर रहा था। उसकी हार्ड स्किन को महसूस कर रही थी। काफी देर बाद मानवी ने सिर उठाकर देखा। अभय उसे ही देख रहा था। अब उसका चेहरा शांत था, न कोई गुस्सा, न कोई अजीब सा एक्सप्रेशन। मानवी धीरे से बोली, सर क्या मैं जाऊं? अभय ध्यान से उसे देखकर बोला, क्या ये तुम्हारा कॉलेज है? मानवी को समझ नहीं आया, इसलिए वो चुप रही। अभय ने हल्के से उसकी कमर दबाते हुए कहा, सिर्फ कॉलेज में मैं तुम्हारा सर हूँ, इस कमरे में मैं तुम्हारा क्या हूँ पता है? मानवी ने अभी भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो क्या कहना चाहता है। अभय ने उसे थोड़ा और करीब करते हुए कहा, हम जो करते हैं वही हस्बैंड वाइफ या लवर करते हैं, तो सोचो मैं क्या हूँ तुम्हारा? ये सुनकर मानवी शर्म से पानी पानी हो गई। वो सोचने लगी, क्या वो और अभय लवर है? मानवी ध्यान से अभय को देख रही थी। उसे रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया, तो क्या आप मेरे लवर हैं? मानवी की बात सुनकर अभय थोड़ा मुस्कुरा गया। मानवी उसकी मुस्कान में खो गई। आज उसकी मुस्कान बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभय ने अपना गाल मानवी के गाल पर रगड़ते हुए कहा, तुम सोचो मैं क्या हूँ? ऐसा करने से मानवी को हल्का दर्द हुआ। अभय की दाढ़ी उसके गाल पर चुभ रही थी। उसके गाल बहुत सॉफ्ट थे। उसे हल्का गुस्से वाला लुक दिया, जैसे कहना चाहती हो ये क्या था? अभय को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने उसे पलटकर फिर से नीचे कर लिया और ऊपर जाकर उसके गालों को सहलाते हुए कहा, तुम सुबह जाना, आज पूरी रात मेरे पास रहना है, तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है मुझे। मानवी हैरानी से देख रही थी। पूरी रात इस खड़ूस की बाहों में, पर उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। अभय ने हल्का सा उसकी शर्ट का गला नीचे खींचकर अपने होंठ वहां रख दिए। इस तरह करने से उसकी अंडरगारमेंट्स दिखने लगी थी। अभय वहां अपने होंठ फिराने लगा। एक हाथ से मानवी ने चादर कसकर पकड़ रखी थी, दूसरे हाथ से वो अभय के बालों को छू रही थी। अभय अपना कंट्रोल खो रहा था। वो हल्की सी बाइट कर रहा था, जिससे मानवी और भी ज्यादा आवाजें निकाल रही थी। दोनों को एक अजीब सुख की अनुभूति हो रही थी। अभय को अपनी बॉडी बहुत गर्म महसूस हो रही थी। वो अभी सब कुछ करना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अचानक किस करते हुए वो उठ गया और मानवी को वहीं छोड़कर जल्दी से वॉशरूम चला गया। मानवी बेड पर लेटी थी, लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसे समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। उसे बहुत शर्म आ रही थी कि अभय ने उसकी ऊपर की आधी बॉडी देख ली थी। क्या अभय और मानवी की रोमांस की पाठशाला जारी रह पाएगी? क्या मानवी अभय के खिलाफ कोई कदम उठा पाएगी? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में खुलेंगे अतीत के गहरे राज। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहें हिज सीक्रेट ऑब्सेशन। अभय शावर के नीचे खड़ा था, वो भी ठंडे पानी के नीचे। उसने 9 साल बाद मानवी के साथ फीलिंग्स महसूस की थी। उसे अजीब सी खुशी हो रही थी। 9 साल बाद उसकी लोअर बॉडी ने रिस्पॉन्स किया था। सभी डॉक्टरों ने कहा था कि वो कभी पिता नहीं बन सकता। मानवी ने उसकी बॉडी के हर हिस्से को छू लिया था। मानवी उसकी जिंदगी की वो दवाई थी जिसने उसे दोबारा जीने की वजह दी थी। लेकिन वो मानवी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था। उसके साथ वो सब कुछ मोहब्बत से ही करना चाहता था। बहुत देर बाद वो खुद को शांत कर पाया। उसने अपनी कमर पर टॉवल लपेटा और बाहर आ गया। सामने का नजारा फनी था। मानवी अभी बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उल्टी पड़ी थी। उसके पैर हवा में थे। कभी वो उन्हें बेड पर रख रही थी तो कभी हवा में उठा रही थी। उसकी हरकतें देखकर अभय ने बस सिर हिला दिया। बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज से मानवी ने उसकी तरफ देखा। सामने टॉवल में अभय खड़ा था। मानवी ने मन में सोचा, ओह गॉड, इसकी बॉडी कितनी हॉट लग रही है। वो अपने होठों को चबाने लगी। अभय ने एक नजर उसे देखा और फिर अपने चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। उसने मन में सोचा, इस लड़की को पता भी है ये क्या हरकतें करती है। मानवी का यूं अपने होठों को चबाना अभय के अंदर की फीलिंग्स को फिर से जगा रहा था। उसने मन में सोचा, क्या इस लड़की को मरने का शौक है? मानवी घूर घूर कर अभय को देख रही थी। उसे पता ही नहीं था कि उसकी हरकतों का क्या असर होगा। वो कब से यहाँ थी। उसे नींद आ रही थी, लेकिन डर के मारे वो सो भी नहीं पा रही थी। अभय को देखकर उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो उसकी एब्स को टच करे। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। उसके मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। वो खुद को डांटते हुए बोली, मनु तू पागल हो गई है, वो क्या सोचेंगे तेरे बारे में। उसकी ये सारी नौटंकियां अभय देख रहा था। उसने अपना लोअर पहना और बाहर आ गया। अभी उसने शर्ट नहीं पहनी थी। उसने लाइट डिम कर दी। वैसे तो उसे अंधेरे में सोने की आदत थी, लेकिन मानवी के घर पर उसने देखा था कि वो डिम लाइट में सोती थी। वो बेड की साइड आकर लेट गया। हाथ बढ़ाकर मानवी को जल्दी से अपने करीब कर लिया। उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, सो जाओ अब, वैसे भी रात के 2 बजने वाले हैं। मानवी ने तरह तरह के मुंह बनाए। उसे यहाँ से जाना था, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वो अभय की चेस्ट पर अपना हाथ रखकर टच करे। काफी देर बाद उसे लगा कि अभय सो गया है, इसलिए उसने अपना हाथ वहां रख दिया और प्यार से टच करने लगी। अभय, जो सिर्फ अपनी आंखें बंद करके लेटा था, आंखें खोलकर उसकी हरकतें देखने लगा और थोड़ा सख्ती से बोला, क्या तुम चाहती हो कि मैं अभी तुम्हें सबक सिखाऊं? मैं बहुत मुश्किल से खुद को शांत करके आया हूँ।
और तुम फिर से वही सब कर रही हो। मानवी को पता ही नहीं था कि इससे अभय की फीलिंग्स फिर से जाग जाएंगी। उसकी हरकतों ने अभय के अंदर की भावनाओं को फिर से छेड़ दिया था। वो बेचारी सी शक्ल बनाकर बोली, ये बहुत सुंदर है, मैंने सिर्फ टीवी में ही ऐसा देखा है, क्या मैं इसे टच भी नहीं कर सकती? प्लीज ना सर, एक बार टच करने दो। अभय हैरानी से उसे देख रहा था। वो थोड़ी नाराजगी से बोला, आज के बाद टीवी में ऐसा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वरना फिर से तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। मानवी मुंह बनाकर अपना चेहरा नीचे कर लेती है। 2 मिनट बीते ही थे कि मानवी के सिसकने की आवाज आई। अभय उसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। जल्दी से उसे हक करते हुए बोला, अच्छा तुम टच कर सकती हो, रोना बंद करो। मानवी अपनी भीगी हुई आंखों से देखते हुए बोली, आप मुझ पर गुस्सा करते हो तो कभी वो सब, मैं हूँ कौन आपकी? अभय ने उसके सिर को चूमते हुए कहा, तुम मोहब्बत हो मेरी, पर तुम्हें समझना होगा बच्ची, तुम्हारा टच मुझे पागल कर देता है। तुम्हें पता भी है एक लड़का और लड़की क्या क्या करते हैं? मानवी मासूमियत से पूछी, क्या क्या करते हैं? मुझे नहीं पता, किसी ने बताया ही नहीं। अभय उसकी आंखों के आंसू साफ करते हुए बोला, ये कोई नहीं बताता सिवाय तुम्हारे हस्बैंड या लवर के। मानवी फिर से बोली, तो आप कौन हो मेरे? अभय हल्के से उसके होठों को किस करते हुए बोला, अभी मैं तुम्हारा लवर हूँ, पर जल्द ही तुम्हारा हस्बैंड बन जाऊंगा। मानवी को बहुत शर्म आ रही थी। हस्बैंड सुनकर उसे अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। अब उसे अभय से डर नहीं लग रहा था। वो बहुत कंफर्टेबल फील कर रही थी। वो अपना चेहरा उसके सीने में छुपाने लगी। अभय ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद मानवी की आंख लग गई, पर अभय की आंखों में नींद नहीं थी। अगली सुबह करीब 8 बजे मानवी की आंख खुली। उसने अपनी बाहें फैलाई तो बेड खाली था। आसपास देखने पर पता चला कि वो अभी भी अभय के रूम में थी। रूम बिल्कुल खाली था। मानवी उठी और आसपास देखने लगी। कमरा बहुत खूबसूरत था, लेकिन बहुत बड़ा भी। पूरा रूम खाली देखकर मानवी को अजीब लगा। टेबल पर एक नोट पड़ा था, ऊपर बहुत प्यारा सा गिफ्ट रखा था। मानवी ने देखा, उसमें लिखा था, चुपचाप से जाकर तैयार हो जाओ, कॉलेज में मिलते हैं। मानवी ने मुंह बनाया और सोचा, कितना खड़ूस है ये। रूम से निकलकर वो नीचे 2nd फ्लोर पर आ गई। भगवान का शुक्र था उसे किसी ने नहीं देखा। जब वो तारा के रूम में आई तो तारा अभी भी सोई हुई थी। ये देखकर मानवी ने लंबी सांस ली और शुक्र मनाया कि ये लड़की उठी नहीं है, वरना वो क्या कहती कि वो पूरी रात कहाँ थी। वो जल्दी से जाकर बेड पर लेट गई और सोने का नाटक करने लगी। अभी 10 मिनट ही बीते थे कि रूम में फाल्गुनी जी आ गई उन दोनों को उठाने। मानवी ने ऐसा दिखाया कि वो यहीं सोई थी, लेकिन फाल्गुनी जी बस मुस्कुरा दी। सुबह उन्होंने मानवी को ऊपर से आते हुए देख लिया था। अपने बेटे की हरकतों से वो वाकिफ थी और ये भी जानती थी कि उनका बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे मानवी को कभी भी नुकसान हो। तारा और मानवी जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ गई। मानवी का मूड काफी अच्छा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत खुश है। सुबह सुबह उसे अभय को देखने की इच्छा थी, लेकिन वो वहाँ नहीं था। अच्छी बात ये थी कि तारा या किसी और ने उसे देखा नहीं था और किसी ने उससे कुछ पूछा भी नहीं। उसे लग रहा था कि उसने कोई बड़ा काम कर लिया और किसी को पता भी नहीं चला, जबकि पूरे घर को सब कुछ पता था। फाल्गुनी जी के साथ साथ भारती जी को भी सब पता था, लेकिन वे भी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उन्हें अपने पोते पर हैरानी हो रही थी। तारा बीच बीच में मानवी को देखकर हंस रही थी। इसका मतलब था कि उसे भी सब पता था, बस वो नाटक कर रही थी, वरना ऐसा ना हो कि मानवी यहाँ से भाग जाए। अभय के लिए सब लोग खामोश थे, लेकिन उसकी खुशी में खुश थे। आज तक सबने उसे दर्द में देखा था, इसलिए मानवी के आने से वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा था। तभी हारून हंसते हुए बोला, छोटी बच्ची कैसी हो? मानवी मुंह बनाकर बोली, बड़े इंसान मैं ठीक हूँ। सब लोग हंसने लगे क्योंकि मानवी ने हारून को वैसे ही जवाब दिया था जैसे उसने पूछा था। हारून मुस्कुराकर बोला, माँ ये कितनी क्यूट है ना, इसके गाल कितने प्यारे हैं, ये मुझे किसी की याद दिला गई। उसने बस इतना ही कहा था कि फाल्गुनी जी की आंखों में हल्का सा दर्द आ गया, जिसे सबने महसूस किया। भारती जी ने बात बदलते हुए कहा, सब छोड़ो, इन दोनों को कॉलेज छोड़ देना, आज भी यहीं रहेगी और मानवी की पसंद का खाना ही बनेगा। ये सुनकर मानवी खुशी से झूम उठी। वो चलते हुए भारती जी के पास गई और उन्हें गले लगाते हुए बोली, दादी आप कितनी दयालु हैं, आप कितनी अच्छी हैं, आप बिल्कुल मेरी दादी की तरह हैं। भारती जी उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, मैं तुम्हारी दादी ही हूँ, मुझे पता है। इंद्राणी ने बताया था कि तुम उसके साथ पड़ोस के लोगों की चुगली भी करती थी, हम भी करेंगे। मेरे पास भी बहुत सारी बातें हैं, इस घर में किसी के पास वक्त ही नहीं है मेरी बातें सुनने का। ये सुनते ही मानवी की आंखों में चमक आ गई। ये तो उसका फेवरेट काम था, लोगों की चुगली करना, और इसमें बहुत मजा आता था। फाल्गुनी जी सिर हिलाकर रह गई कि उनकी सास अब बच्चों के साथ ये सब करेंगी। तारा भी उनकी टीम में शामिल हो चुकी थी। भास्कर जी खामोश बैठे थे तो मानवी उन्हें देखकर बोली, दादू आप कुछ बोल नहीं रहे? सब लोग उन्हें दादाजी कहकर बुलाते थे, लेकिन मानवी ने इतने प्यार से दादू कहा कि भास्कर जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं सोच रहा हूँ कल तुम चली जाओगी तो कितना अजीब लगेगा, क्यों ना तुम कुछ दिन और यहीं रह जाओ। मानवी नकली हंसी हंसते हुए बोली, मैं अगली बार फिर रहने आऊंगी। सब लोग बस मुस्कुरा दिए। मानवी ने जल्दी से नाश्ता खत्म किया। वो 2-3 पराठे खा चुकी थी। सब लोग बस मुस्कुरा रहे थे। फाल्गुनी जी उसका लंच बॉक्स देते हुए बोली, ये मैंने तुम्हारे लिए पैक किया है, आराम से खा लेना। तारा हंसते हुए बोली, मुझे तो किसी ने लंच बॉक्स दिया ही नहीं, सारा प्यार इसी पर लुटाया जा रहा है। सभी मुस्कुरा दिए। नाश्ता करने के बाद हारून मानवी और तारा को कॉलेज छोड़ने चला गया। वहीं धर्मशाला में इस वक्त एक ठंडी सी जगह पर 3 लोग जमीन पर लगे गद्दे पर चुपचाप बैठे थे। चंद्रिका जी उदासी से बोली,
कल से हमें उसे एक बार मिलने तक नहीं दिया। कल सुबह तक हमें वापस जाना है। क्या किया जाए? तुषार जी परेशानी से बोले। हम हर साल यहाँ आते हैं, पर हमारे सवालों का जवाब हमें आज तक नहीं मिला। उसकी हालत आज भी वैसी है जैसे 19 साल पहले थी। हमें नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं। एक वादे के पीछे हमने कितना कुछ किया है। अपना शहर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर दिल्ली जाकर बस गए। सिंह परिवार ने धर्मशाला में कौन सा राज छिपा रखा है? क्या हारून बनने वाला है मानवी और अभय के बीच रुकावट? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में खुलेंगे अतीत के गहरे राज। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हिज सीक्रेट ऑब्सेशन, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। धर्मशाला में एक ठंडी जगह पर 3 लोग जमीन पर लगे गद्दे पर चुपचाप बैठे थे। चंद्रिका जी उदासी से बोली, कल से हमें उसे एक बार भी मिलने नहीं दिया गया। कल सुबह तक हमें वापस जाना है। क्या किया जाए? तुषार जी परेशानी से बोले। हम हर साल यहाँ आते, लेकिन हमारे सवालों का जवाब हमें कभी नहीं मिलता। उसकी हालत आज भी वैसी ही है जैसे 19 साल पहले थी। हमें नहीं पता कि हम और क्या कर सकते हैं। एक वादे के पीछे हमने सब कुछ छोड़ दिया, अपना शहर, अपनी जिंदगी, सब कुछ छोड़कर दिल्ली जाकर बस गए। इंद्राणी जी चिंता से बोली, दुनिया के सामने ये सच कभी नहीं आ सकता कि तुम लोग कौन हो। इतने सालों से मैंने अपने अंदर इतने सारे राज छुपा रखे हैं। कब वो उठेगी, कब वो मेरे सवालों के जवाब देगी, मैं नहीं जानती। चंद्रिका जी रोने लगी। सब लोग परेशान थे। वो जगह किसी पुराने घर जैसी लग रही थी, जैसे किसी मठ की तरह, जहाँ शायद पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से लोग रहते होंगे। तभी एक आदमी आया और बोला, आपको गुरुजी ने बुलाया है। चंद्रिका जी ने अपने आंसू पोंछे और उसके पीछे चल दी। तुषार जी और इंद्राणी जी वहीं बैठे रहे, क्योंकि सिर्फ एक को अंदर जाने की परमिशन थी। तुषार जी ने इंद्राणी जी की तरफ देखकर कहा, दुनिया के सामने मैं आपको माँ कहता हूँ। मैंने आपके बेटे की आइडेंटिटी ले ली। आपने मुझे अपने बेटे की तरह प्यार भी दिया। इतने साल बीत गए हैं। मुझे लगता है अब हमें सबको सच बता देना चाहिए। बच्चों से कितना छुपाएंगे? तुषार जी की बात सुनकर इंद्राणी जी इमोशनल हो गई। ये सच था कि उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। कुछ साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि दोनों बच्चों को ही इस दुनिया से धोखा मिला। उनका बेटा तो सालों पहले ही चला गया, लेकिन उन्हें अपना वारिस चाहिए था, इसलिए तुषार जी को उनका नाम दे दिया गया। वे वहीं अनाथ आश्रम में पले थे। जब सिंह फैमिली ने उन्हें अपनाया तब वे काफी छोटे थे। ये सच चंद्रिका जी भी नहीं जानती थी, और फिर कभी किसी ने सच बताने की हिम्मत ही नहीं की। चंद्रिका जी एक पुराने से कमरे में पहुंची। वहाँ एक आदमी बैठा था। वो हंसते हुए बोला, 19 साल से हर साल आती हो, लेकिन वो अभी तक इस हालत में नहीं है कि तुम्हारे सवालों का जवाब दे सके। चंद्रिका जी उदास होकर बोली, 19 साल हो गए। वो वादा करके चली गई थी। हम उसे यहाँ छोड़ कर गए थे, आपके भरोसे कि आप उसे ठीक कर देंगे। वो क्यों नहीं ठीक हो रही है? मुझे जानना है। वो किस सच को छुपा रही है? उसे बुलाओ, उसे बताओ कि उसकी बेटी भी उसी की तरह है। मैंने उसे बहुत संभाल कर रखा है, अपनी जान से भी ज्यादा। वो बिल्कुल उसी की तरह है। उसे पहाड़ पसंद है, लोगों की मदद करना पसंद है, और वो हद से ज्यादा मासूम है। वो आदमी हंसते हुए बोला, उसकी परछाई होगी उसकी औलाद, पर वो कभी ठीक होगी या नहीं ये हम भी नहीं कह सकते। चंद्रिका जी रोने लगी। सच यही था कि मानवी उनकी अपनी बेटी नहीं थी, वो उनकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी थी, और इंद्राणी जी की पोती नहीं बल्कि उनकी बेटी की बेटी थी। लेकिन मानवी की जान बचाने के लिए चंद्रिका जी की गोद में उसे डाल दिया गया था, और वादा लिया गया कि वो उसे अपने बेटी की तरह पालेगी। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, 19 साल हो गए, हमने हर कोशिश की, दुनिया से उसे छुपते छुपाते। हम उसकी देखरेख कर रहे हैं। तुम हर साल आती हो उसे देखने, अभी देख लो। चंद्रिका जी बहुत इमोशनल हो गई थी। 19 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था कि उनकी दोस्त हंसती खेलती एक लाश बन गई थी। वो जिंदा तो थी, लेकिन किसी को पहचान नहीं रही थी। उसने एक बेटी को जन्म दिया, और इंद्राणी जी ने उस बेटी को चंद्रिका जी की गोद में डाल दिया। किस्मत से चंद्रिका जी भी उसी वक्त प्रेग्नेंट थी। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जो इस दुनिया में आते ही चला गया। इसलिए किसी को शक नहीं हुआ कि अचानक ये बच्चा कहाँ से आया। मानवी का सच बहुत कड़वा था, एक ऐसा सच जो दुनिया से छुपा हुआ था। अब तक मानवी के पिता का सच किसी को पता नहीं था, और मानवी को छुपाना बहुत मुश्किल हो चुका था। चंद्रिका जी ने उस आदमी के पीछे चलना शुरू किया। वो बहुत डरी हुई थी। वो हर साल आती थी, हर साल उस लड़की से मिलने भी जाती थी जो सही मायनों में मानवी की माँ थी। थोड़ा चलने के बाद एक कमरा आया। कमरे में काफी अंधेरा था। बूढ़े आदमी ने लाइट ऑन की। कमरा बहुत पुराना था, बिल्कुल खाली। जमीन पर बस एक गद्दा लगा था, कुछ भी नहीं था सिवाय दीवारों के। एक लड़की जमीन पर चुपचाप लेटी हुई थी। वो बस छत को देख रही थी। आंखें खुली थी, चेहरे पर उदासी थी, पैरों में जंजीर बंधी थी। शायद वो खुद को नुकसान पहुंचाया करती थी। पूरी बॉडी पर चोट के निशान थे जो बता रहे थे कि वो खुद को कितना दर्द देती होगी। उसकी हालत देखकर चंद्रिका जी रोने लगी। वो रोते हुए बोली, नायरा उठ जाओ। वो औरत कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, बस छत को देख रही थी। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, वो तुम्हें पहचानती नहीं है। तुम्हारे सवालों के जवाब उसके पास है, लेकिन वो दे नहीं सकती। वो अभी भी 19 साल पहले की यादों में है। जब तक वो ठीक नहीं होती वो तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। यहाँ आकर तुम अपना टाइम वेस्ट करती हो। अगर तुम्हें इतना ही है तो उसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ। यहाँ धर्मशाला में छुपा कर क्यों रखा हुआ है? चंद्रिका जी रोते हुए बोली, मैं माफी चाहती हूँ गुरुजी, पर मैं आप पर भरोसा करती हूँ। आप जानते हैं उसे दुनिया के सामने नहीं ला सकती। वो नाया सिंह है, सिंह परिवार की इकलौती वारिस।
भले ही मुझे किसी ने न बताया हो, पर मुझे पता है तुषार सिंह परिवार के असली बेटे नहीं है। मुझे इस बात से कभी कोई दिक्कत नहीं रही। मेरे बच्चों को सिंह परिवार की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। सिंह परिवार के असली वारिस मानवी सिंह है, इसलिए उसने उसे मुझे सौंपा, इस भरोसे से कि मैं उसकी बेटी को बहुत प्यार दूंगी। पर मैं थक गई हूँ दुनिया से छुपाते छुपाते। जिस दिन मानवी के सामने उसका अतीत आएगा वो क्या करेगी? वो बूढ़ा आदमी बेड पर लेटी लड़की को देखकर बोला, ये कब उठेगी हमें नहीं पता। इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, तुम जानती हो। उसने अपना दिमागी संतुलन बहुत साल पहले खो दिया था। उसकी माँ इंद्राणी जी है, वे भी उसे कभी मिलने नहीं आती क्योंकि उसकी हालत वो देख नहीं सकती। अब तुम्हें जाना चाहिए। चंद्रिका जी वहां से पलटकर चली गई। बूढ़ा आदमी भी लाइट बंद करके चला गया। बेड पर लेटी औरत उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान थी। वो धीरे से बोली, मेरी बेटी बड़ी हो गई होगी ना, पर मैं उसकी जिंदगी में शामिल नहीं हो सकती। मैं कभी नहीं बताऊंगी कि उसका बाप कौन है। जिस दिन मैं इस कमरे से बाहर निकली वो मेरी बेटी तक पहुंच जाएगा। वो हैवान जितना दूर रहेगा उतना अच्छा है। मैं पागल ही ठीक हूँ। इतना कहकर वो रोने लगी। अब सच क्या था शायद कोई नहीं जानता था, लेकिन नायरा शायद पागल होने का दिखावा कर रही थी। पर क्यों? इसकी वजह वो किसी को बता नहीं सकती थी।